गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आज हमारा टेक्स्ट बूस्ट 4.0 का डे नंबर 2 है, जहाँ पर हम एक न्यू टॉपिक रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप टोटल इनकम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या रेलेवेंस रखा था मैं आपको बता दूं। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसका वेटेज 4 से 6 नंबर का रहता है। और इसके बारे में 2 चीज़ और आप जान लीजिए कि जो टॉपिक है ये आपका पढ़ने में ईजी होता है। मतलब जब आप इसका पढ़ोगे तो इसको कंसेप्ट जब आप इसके देखोगे तो ये ईजी रहेगा, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एग्जाम के अंदर, जब आप इसके क्वेश्चन सोल्व करोगे तो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। मतलब क्योंकि कंसेप्ट ईजी है तो आईसीएआई इसमें आपको थोड़ा सा टेस्ट करता है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनाता है दमदार टाइप का। चलिए, अब रेसिडेंशियल स्टेटस जानना क्यों ज़रूरी है। बच्चे ध्यान सुनिएगा, इनकम टैक्स के अंदर होता है भेदभाव। और भेदभाव क्या होता है कि यार इनकम टैक्स के अंदर कुछ प्रोविजन रेसिडेंट के ऊपर अलग होते हैं, नॉन रेसिडेंट के ऊपर अलग होते हैं। जैसे जब बात आती है इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लगाने की, तो रेसिडेंट के बारे में सरकार बोलती है हम आपको 2.5 लाख वाला, 3 लाख वाला और 5 लाख वाला स्लैब दे देंगे अकॉर्डिंग टू योर एज। लेकिन जब बात आती है नॉन रेसिडेंट की, तो सरकार बोलती है हम आपको सिर्फ 2.5 लाख वाला टैक्स रेट दे पाएंगे। इसके बाद बेटा कई प्रोविजन इनकम टैक्स में अलग अलग होते हैं। जैसे कि सेक्शन 87 एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 87 का रिबेट, 87 का रिबेट रेसिडेंट को तो मिल जाता है, लेकिन किसको नहीं मिल पाता है, नॉन रेसिडेंट। इसके अलावा भाई टीडीएस के कई सेक्शन है, कई सेक्शन ऑफ टीडीएस जो कि किसके ऊपर लगते हैं, सिर्फ रेसिडेंट। और कई सेक्शन ऐसे भी होते हैं टीडीएस के अंदर जो सिर्फ किसके ऊपर लगते हैं, नॉन रेसिडेंट। अच्छा, ऐसा भी है कि कई सेक्शन ऐसे भी है जो कि कॉमन होते हैं दोनों के ऊपर। तो यार इनकम टैक्स में जगह जगह पे भेदभाव किए गए हैं कि रेसिडेंट के लिए प्रोविजन कुछ अलग है और नॉन रेसिडेंट के लिए प्रोविजन कुछ अलग है। अब ये जो चैप्टर है इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है। हम मतलब अगर किसी भी पर्सन को इनकम टैक्स के कैलकुलेशंस करने हैं या इनकम कैलकुलेट करनी है तो आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना पड़ेगा। और अगर आपको उसका टैक्स निकालना है तो भी आपको उसका क्या पता होना चाहिए, रेसिडेंशियल स्टेटस। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताऊंगा, 1-1.5 मिनट आपको बोर करूंगा। जिसमें भाई पहली चीज़ है कि रेसिडेंशियल स्टेटस को निकाले बिना, रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन किए बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप किसी की टोटल इनकम कैलकुलेट कर पाओ। मतलब उसकी कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, कौन सी पे नहीं लगेगा, ये सब डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो विदाउट दिस चैप्टर आप है ना इनकम ही गलत कैलकुलेट कर लोगे। यार मिस्टर पुतिन जिसके ऊपर 2.5 लाख वाला स्लैब लगता है, तो आपको एक डाउट आना चाहिए कि सर 2.5 लाख वाला स्लैब क्यों लगता है, मिस्टर पुतिन तो रशिया का बंदा है, रशिया में पैसा कमा रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स ही क्यों लग रहा है। तो बेटा टैक्स क्यों लग रहा है, क्यों लगेगा, ये सब आपको रेसिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला चैप्टर सिखाएगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए कि रेसिडेंशियल स्टेटस एवरी पर्सन का ईच प्रीवियस ईयर इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट किया जाएगा। एक एग्जांपल दूंगा, अगर मैं रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम है मिस्टर माज, अगर मैं रेसिडेंट हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी वाइफ मिसेज माज भी रेसिडेंट हो, वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकती हैं, वो रशिया के रेसिडेंट भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं किसी एक साल में रेसिडेंट हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर साल में रेसिडेंट हूँ, हर साल का रेसिडेंशियल स्टेटस अलग अलग चेक किया जाता है। मतलब मैंने आपको अभी 2-3 चीज़ बताई कि विदाउट डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस आप किसी की इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप उसका टैक्स भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। और रेसिडेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया है, हर साल का और हर इंसान का अलग कैलकुलेट किया जाएगा। फिर इसके बाद 2 चीज़ होती है जिसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, एक होती है रेसिडेंशियल स्टेटस और एक होता है सिटीजनशिप। बेटा आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे जो नागरिक कहीं किसी देश में फंस जाते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उनकी हेल्प करने जाती है, क्योंकि वो पता है हमारे कौन होते हैं, सिटीजन। सिटीजनशिप एक बड़ी चीज़ है, किसी भी देश का सिटीजन एक बड़ी चीज़ होती है, उस देश के लिए वो बड़ी चीज़ होती है। तो बच्चे ध्यान सुनिएगा, सिटीजनशिप अलग चीज़ है, रेसिडेंशियल स्टेटस अलग चीज़ है। देखिए मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं इंडिया का सिटीजन भी हूं, आई एम इंडियन सिटीजन, और मैं इंडिया का रेसिडेंट भी हूं। तो यार मैं इंडिया का सिटीजन भी हूँ, इंडिया का रेसिडेंट भी हूँ, लेकिन कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो इंडिया का सिटीजन तो है लेकिन वो रहता कहीं और है, इसलिए वो इंडिया का कौन है, नॉन रेसिडेंट। और कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो कि सिटीजन तो किसी दूसरे देश का है, लेकिन क्योंकि वो इंडिया में रहता है तो वो इंडिया का क्या हो सकता है, रेसिडेंट। मतलब मैं आपसे बताना ही चाह रहा हूँ कि रेसिडेंशियल स्टेटस एक अलग चीज़ है, सिटीजनशिप एक अलग चीज़ है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, रेसिडेंशियल स्टेटस आपके इनकम टैक्स में काम आएगा और सिटीजनशिप आपको बहुत सारी जगह पर काम आती है, लेकिन इनकम टैक्स में इसका एज सच कोई ज़्यादा रोल नहीं है। इनकम टैक्स में जिस चीज़ का रोल है वो क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या सर ऐसा हो सकता है कि आप इंडिया के सिटीजन है लेकिन इंडिया के नॉन रेसिडेंट हो? हाँ बेटा हो सकता है, मैं इंडिया के सिटीजन होने के बाद भी इंडिया का नॉन रेसिडेंट हो सकता हूँ। सर क्या ऐसा हो सकता है कि आप फॉरेन के सिटीजन हो लेकिन इंडिया के रेसिडेंट हो? हाँ बेटा, मैं फॉरेन का सिटीजन होने के बाद भी इंडिया का क्या हो सकता हूँ, रेसिडेंट। तो 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक बार वापस से, किसी भी पर्सन की इनकम कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसका क्या डिटरमाइन ना कर लो, रेसिडेंशियल स्टेटस। उसके अलावा भाई अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अगर आप रेसिडेंट बन जाते हो तो दुनिया की सारी इनकम, लगभग सारी इनकम आपको टैक्सेबल हो जाती है। अभी आगे अपन एग्जैक्टली पढ़ेंगे क्या होता है। और अगर आप नॉन रेसिडेंट बन जाते हो तो लगभग आपको सारी इनकम, मतलब अगर आप रेसिडेंट बन गए तो दुनिया की सारी इनकम आप पे क्या होने वाली, टैक्सेबल। और किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल अलग कैलकुलेट करोगे, हर इंसान का अलग कैलकुलेट करोगे। और सिटीजनशिप से कंफ्यूज नहीं होगे, सिटीजनशिप अलग चीज़ है, रेसिडेंशियल स्टेटस अलग चीज़ है।
अब बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के बारे में सरकार बोलती है कि देयर आर 2 बेसिक कंडीशन, 2 बेसिक कंडीशन है, मैं आपके सामने मार्क भी कर देता हूं, बेसिक कंडीशन 1, बेसिक कंडीशन 2। अब 2 बेसिक कंडीशन सरकार बोलती है, 2 बेसिक कंडीशन में से कोई भी पर्सन अगर एक भी कंडीशन कंप्लाई कर देगा तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा, जिसमें पहली कंडीशन है, मतलब बेसिक कंडीशन 1 है कि आपका स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर। आपका स्टे इंडिया में अगर 182 दिन या उससे ज्यादा रहता है तो आप पता है इंडिया के क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। मतलब जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अगर आप 182 दिन 180 और मोर अगर आप रहते तो आप उस क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है, क्योंकि शब्द बीच में और है, इसका मतलब दोनों में से आपको एक कोई कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन बोलती है कि आपका जो करंट ईयर में स्टे है वो 60 डेज है, करंट ईयर में आपका स्टे 60 डेज है, और जो पिछले 4 सालों में आपका स्टे है वो 365 दिन है। 365 दिन पिछले 4 सालों में, ध्यान दीजिएगा, करंट ईयर में 60 दिन और उसके पिछले वाले 4 सालों में आप कम से कम कितने दिन टोटल होना चाहिए, 365 दिन। टोटल क्यों बोल रहा हूं बेटा, 4 साल में आप अलग अलग साल में अलग अलग दिन रहे होंगे, उन चारों साल का एग्रीगेट देखा जाएगा 365 दिन। और बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक चीज जो याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पर 1+4 होता है। 1+4 का मतलब है जो आपको 60 डेज देखना है वो आपको 1 में देखना है, और जो आपको 365 डेज देखना है वो आपको मतलब 4 में देखना है जाके। 1+4 मतलब टोटल 5 ईयर्स हैं जहां पर आपको चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको क्या बताया, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब मेरा और आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, उसके लिए 2 बेसिक कंडीशन है। पहली बेसिक कंडीशन आपका स्टे इन इंडिया 182, पहली बेसिक कंडीशन आपका स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर है, और सेकंड बेसिक कंडीशन है कि भाई आपका स्टे इंडिया में करंट ईयर में 60 दिन है, लेकिन पिछले 4 सालों में कम से कम कितने दिन है, 365 दिन। दो में से एक भी कंडीशन अगर आप कंप्लाई करोगे तो आप इंडिया के क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। अच्छा बच्चे थोड़ा सा फोकस करिएगा, और फोकस इस चीज़ पर करिएगा कि यहाँ पर और यूज़ है, और का मतलब कोई भी एक चीज़ अगर आपने सेटिस्फाई कर दी तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि करंट ईयर में 200 दिन इंडिया में था। अगर वो 200 दिन इंडिया में था तो उसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। अब उसको सेकंड कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं है यार, चेक करके करेगा क्या, क्योंकि दोनों में से एक भी अगर आपने सेटिस्फाई कर दी तो आप रेसिडेंट बन गए हो। अगर कोई पर्सन फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई कर देवे तो आप उसके लिए सेकंड कंडीशन मत चेक करिए। अच्छा, मान लीजिए किसी पर्सन का करंट ईयर में स्टे 140 दिन है। अब क्योंकि 140 दिन करंट ईयर में स्टे है तो बेसिक कंडीशन 1 उसने पास नहीं करी है, वो उसने फेल कर दी है। क्योंकि बेसिक कंडीशन 1 उसने फेल कर दी है, अब आप जाके पता है क्या चेक करोगे, बेसिक कंडीशन 2। और बेसिक कंडीशन 2 बोलती है कि करंट ईयर में 60 दिन से ज्यादा होना चाहिए। तो करंट ईयर में तो आपका 140 है। सर कैसे पता, देखो ऊपर जो 140 था वही तो करंट ईयर का है, तो करंट ईयर में आपका 140 है। सरकार बोल रही है चेक करिए पिछले 4 सालों में क्या वो 365 प्लस था, 365 और मोर था। अगर 365 और मोर है तो आप इंडिया के क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। मान लीजिए बेटा पिछले 4 सालों में इसका स्टेटस, मतलब पिछले 4 सालों में इसका स्टे 265 दिन था, क्योंकि 265 140 मतलब 60 डेज तो हो गया आपका, लेकिन क्योंकि 365 नहीं हुआ तो आपकी बेसिक कंडीशन 2 भी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। और बेटा अगर आपकी बेसिक कंडीशन 1 एंड बेसिक कंडीशन 2 दोनों फेल हो जाती है तो मतलब ऐसा पर्सन पता है क्या बन जाएगा, वो ऐसा पर्सन जिसकी बेसिक कंडीशन 1 और 2 दोनों फेल हो गई तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। एक बार वापस से, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल 2 बेसिक कंडीशन है। पहली बेसिक कंडीशन आपका स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर होना चाहिए। सेकंड बेसिक कंडीशन है कि आपका करंट ईयर में स्टे 60 डेज और मोर होना चाहिए, और पिछले 4 सालों में आपका स्टे 365 दिन और मोर होना चाहिए। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन आप सेटिस्फाई करोगे तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। आप पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करिएगा, अगर वो कंप्लाई नहीं होती है तो आप सेकंड कंडीशन के पास आइएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन भी कंप्लाई नहीं होती है, सेकंड भी कंप्लाई नहीं होती है, तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट। अब अगर आप रेसिडेंट बन गए तो भाई 2 एडिशनल कंडीशन होती है। अगर आप रेसिडेंट बन गए तो कितनी एडिशनल कंडीशन होती है, 2। बेटा अभी जो अपन पढ़ रहे थे वो 2 बेसिक कंडीशन थी, अब अपन जो पढ़ेंगे वो 2 एडिशनल कंडीशन है। ये एडिशनल कंडीशन पता है सिर्फ किसके लिए चेक करनी है, रेसिडेंट के लिए। क्योंकि अगर आप नॉन रेसिडेंट बन गए तो बात ही खत्म हो गई, आपका आंसर हो चुका है नॉन रेसिडेंट। लेकिन अगर आप रेसिडेंट बन गए, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, आपको पता होगा जब भी एग्जाम में रेसिडेंट का इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर 3 में से कोई एक आंसर होगा। या तो आप ROR हो गए, ROR मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, या फिर आप RNOR हो गए। RNOR का मतलब होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, या फिर आप पता है तीसरे पर्सन आप जो बनोगे वो बन सकते हो आप नॉन रेसिडेंट। इन 3 में से कोई एक पर्सन आप बनने वाले हो। आप में से आप लोग गलती पता है क्या करने वाले हो, आप लोग पता है आप बोलोगे सर हम रेसिडेंट हैं, या फिर कभी कभी आप बोलोगे नॉन रेसिडेंट है। बेटा मैं आपको बता दूं ऐसा आंसर इंडिविजुअल के केस में एग्जिस्ट नहीं करता है। इंडिविजुअल 3 में से कोई आंसर रहेगा, या तो आप ROR रहोगे, या तो RNOR रहोगे, या फिर NR। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप रेसिडेंट तो बन चुके हो, लेकिन रेसिडेंट बनने के बाद आपको 2 एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ती है टू बिकम ROR।
सर कौन कौन सी एडिशनल कंडीशन है? बेटा एडिशनल कंडीशन में पहली कंडीशन है कि पिछले 10 साल में कम से कम आपका 2 साल इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब पिछले 10 साल, पिछले 10 बेटा ये जो बात हो रही है ना यहाँ पर 1 को छोड़ के हो रही है, मतलब 1+10 है, 1+10। आप समझ जाइएगा बेटा, यहाँ पर 1+10 है। 1+10 का मतलब है कि करंट ईयर को आप इग्नोर करो, जो उसके पहले वाले 10 साल हैं उसमें से कोई से भी 2 साल अगर आप इंडिया के रेसिडेंट थे तो आपकी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और फिर आपको सेकंड कंडीशन भी चेक करना पड़ेगी। सर सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? बेटा सेकंड कंडीशन बोलती है कि पिछले 7 सालों में आपका कम से कम स्टे कितने दिन होना चाहिए? 730 डेज। तो 2 एडिशनल कंडीशन कौन सी है एक बार वापस से बता दूं। पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल इंडिया के रेसिडेंट और पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन आपका इंडिया में स्टे होना चाहिए। और यहाँ पर भी बेटा ये जो ईयर है वो 1+7 है, आपको 1 को इग्नोर करना है, 1 को यू हैव टू इग्नोर 1, लेकिन आपको किसको कंसिडर करना है? 10 और 7 को। मतलब करंट वाले ईयर को छोड़कर पिछले 10 साल और करंट वाले ईयर को छोड़कर पिछले 7 साल। और बेटा ये जो एडिशनल कंडीशन है यहाँ पर जो शब्द आपके सामने आता है ये एंड है। इसका मतलब समझिएगा क्या? एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर दोनों सेटिस्फाई करोगे, मतलब पहली वाली भी सेटिस्फाई होती है, दूसरी वाली भी सेटिस्फाई होती है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो आप पता है क्या बन जाओगे? ROR। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आप क्या बन जाओगे? ROR। सर 2 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, बेटा अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो आप पता है क्या बन जाओगे? RNOR। सर नॉन रेसिडेंट, बेटा नॉन रेसिडेंट तो आप बेसिक कंडीशन के बाद ही बन गए थे। अगर किसी पर्सन ने एक भी बेसिक कंडीशन कंप्लाई नहीं करी थी तो वो कौन बन गया था? नॉन रेसिडेंट। सर अगर उसने एक भी कंडीशन कंप्लाई कर दी थी, बेटा अगर आपने एक भी कंडीशन कंप्लाई कर दी थी तो अब आपका आंसर पता है, इन दोनों में से कोई एक रहेगा, या तो आप ROR बनोगे या तो आप RNOR बनोगे। सर ROR कब बनेंगे? बेटा दोनों एडिशनल कंडीशन, अगर दोनों एंड ही वर्ड अगर दोनों आप सेटिस्फाई कर दोगे तो आप ROR बन जाओगे। 2 में से एक भी अगर आपने सेटिस्फाई नहीं करी तो RNOR। सर 2 कंडीशन कौन कौन सी है? पिछले 10 साल में कम से कम, पहली कंडीशन एडिशनल कंडीशन फर्स्ट वाली, पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल आप इंडिया के रेसिडेंट होना चाहिए और पिछले 7 सालों में कम से कम आपका स्टे इंडिया के अंदर कितना होना चाहिए? 730 दिन। तो जैसे ही ये दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करोगे तो आप इंडिया के क्या बन जाओगे? ROR। और अगर आपने नहीं करी तो RNOR। अच्छा अब बेटा अब अपन जैसे ही आगे बढ़ें तो अब मैं आपके सामने कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं जिसमें भाई सबसे पहला है कि जिस दिन आप इंडिया छोड़कर जाते हो, जिस दिन आप इंडिया लौटकर आते हो, देखो जब आप इंडिया, ऑब्वियसली बात है, मैं आपको एक चीज बता दूं ईमानदारी से, अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस मेरा या आपका जानना है, आप और मैं इंडिया में पड़े रहते हैं, अगर आपको मेरा और अपना आपका रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है तो हम तो ऑलवेज रेसिडेंट छोड़ो यार, हम तो पता है पक्के रेसिडेंट माने जाएंगे। पक्के रेसिडेंट मतलब ROR। ध्यान दीजिएगा ये मेरी ट्रिक है, मैं ROR को पक्का रेसिडेंट बोलता हूं। तो बच्चे ध्यान सुनिएगा, आप और मैं तो हमेशा ROR रहेंगे। सर फिर ये चैप्टर है किसके लिए? बेटा ऐसे लोग जो इंडिया छोड़कर जाते रहते हैं, इंडिया लौटकर आते रहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ये वाले चैप्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। आप और मैं तो भाई हर साल, पूरे साल भर में 365 दिन इंडिया में रहते हैं यार, और हर साल 365 दिन इंडिया में रहते हैं, तो हम तो पता है कौन है यार? ROR ही है, बाय डिफॉल्ट ROR ही है। लेकिन बेटा ऐसा इंसान जो इंडिया छोड़कर जाता है, इंडिया लौट कर आता है और ऐसा वो बार बार करता रहता है, तो ऐसे पर्सन के केस में आपको उसका स्टे काउंट करना पड़ता है। और स्टे काउंट करने में आपको पता है करना क्या पड़ेगा? स्पेशल पॉइंट में मैं आपको जो पहली चीज बता रहा था कि जिस दिन आप इंडिया छोड़कर जाओगे, हो सकता है मैं इंडिया लीव कर रहा हूं, लीविंग इंडिया, आई एम लीविंग इंडिया ऑन 31 जुलाई, और बेटा मैं रिटर्न आ रहा हूं, इंडिया रिटर्न आ रहा हूं, रिटर्निंग इंडिया में रिटर्न आ रहा हूं 1 अगस्त को। तो कंसेप्ट आपसे क्या बोल रहा है? बहुत बारीक कंसेप्ट है ये वाला, एक दिन में भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये जो देखिएगा ध्यान से, 31 जुलाई जिस दिन आप छोड़कर गए हो ये भी आप इंडिया में काउंट करोगे, मतलब इसको आप एक दिन मान लो। और 1 अगस्त आप अगले ही दिन वापस आ गए, अगले ही दिन भले ही वापस आ गए, लेकिन अगला दिन भी इंडिया के अंदर काउंट होगा, तो आपके पता है इंडिया में स्टे में ये दोनों दिन काउंट होंगे। अच्छा मैं 1 अगस्त की जगह डेट चेंज करना चाहता हूँ, मैं डेट चेंज करना चाहता हूँ 1 की जगह 9 अगस्त। तो बेटा अगर 9 अगस्त में डेट यहाँ पर डाल दूंगा तो बच्चे ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पर जो 31 जुलाई था जिस दिन आप छोड़कर गए थे वो तो इंडिया में काउंट हो गई होगा। 9 अगस्त जिस दिन आप इंडिया लौट कर आए हो वो भी इंडिया में काउंट होगा। बेटा इसके बीच में जो दिन है, इसके बीच में जो दिन है, कौन से दिन थे? 1 तारीख आएगी, मतलब 1 से 8 अगस्त तक के जो दिन है वो इंडिया के बाहर माने जाएंगे, क्योंकि आप इंडिया छोड़कर गए हो उस बीच में। मतलब जिस दिन आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो, जिस दिन लौट कर जा रहे हो, वो दोनों दिन कहाँ कंसिडर किए जाएंगे? इंडिया के अंदर। और एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पेशल पॉइंट के अंदर, मैं आपके सामने ये एक इंडिया का नक्शा ड्रॉ कर रहा हूँ, बच्चे ध्यान सुनिएगा। एक फॉरेन बाउंड शिप के केस में, फॉरेन बाउंड शिप मतलब कौन सी शिप होती है मैं आपको बता दूं, ऐसी शिप जो अभी भले ही इंडिया में घूम रही है लेकिन उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन कोई फॉरेन कंट्री है।
ऐसी शिप जो अभी भले ही इंडिया में घूम रही है लेकिन अल्टीमेटली उसको इंडिया छोड़कर किसी और देश जाना है, जैसे कि रशिया जाना है, यूएसए जाना है, दुबई जाना है वगैरह। तो हो सकता है बेटा ऐसी शिप कहाँ से चली हो, गोवा से। ये है अपना गोवा। अब गोवा से चली, इसके बाद हो सकता है वो तमिलनाडु में आ गई हो, ये है अपना तमिलनाडु। हो सकता है इसके बाद वो विशाखापट्टनम में आ गई हो, ये है अपना विशाखापट्टनम। और ये है आपकी वो शिप। तो ये जो शिप है बच्चे ध्यान सुनिएगा, ये गोवा से चली है, गोवा से चल के ये कहाँ पहुंची सर, पहले तो ये पहुंच गई तमिलनाडु, तमिलनाडु से चल के ये कहाँ पहुंच गई, विशाखापट्टनम। और बेटा ये विशाखापट्टनम से आगे जाकर पहुंच जाती है मान लीजिए रशिया। तो एक चीज बस चेक करके बताइएगा, क्या इस शिप का अल्टीमेट डेस्टिनेशन कोई फॉरेन कंट्री है। सर ये शिप भले ही इंडिया में घूम रही है, भले ही इंडिया में घूम रही है, लेकिन अल्टीमेटली ये कहाँ जा रही है, एक फॉरेन कंट्री के अंदर। तो ऐसी कोई भी शिप जिसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉरेन कंट्री हो, ऐसी शिप को बोला जाता है फॉरेन बाउंड शिप। और ये जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ फॉरेन बाउंड शिप पर ही एप्लीकेबल होने वाला है। अब बच्चे ध्यान सुनिएगा, फॉरेन बाउंड शिप के केस में एक स्पेशल पॉइंट है, और स्पेशल पॉइंट पता है क्या बोलता है। फॉरेन बाउंड शिप के केस में बेटा जब आप इंडिया छोड़कर जाते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट होता है ड्यूटी डिस्चार्ज, एक सर्टिफिकेट होता है ड्यूटी डिस्चार्ज। इसको आपको साइन इन करना होता है। साइन इन, साइन इन का मतलब होता है कि आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो, तो इसको आपको साइन इन करना होता है। और कल को जब आप वापस से फॉरेन कंट्री से जब आप वापस इंडिया आओगे तो उस दिन आपको साइन आउट करना होता है। अब कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट बोलता है साइन इन से लेके साइन आउट तक का पीरियड इंडिया के बाहर माना जाएगा। साइन इन से लेके साइन आउट तक का पीरियड कहां माना जाएगा, इंडिया के बाहर। सर ऐसा क्यों, बेटा ध्यान सुनिएगा, ये कंसेप्ट इसलिए पिक्चर में आता है क्योंकि शिप अभी इंडिया में ही है। हो सकता है 50 दिन वो इंडिया में ही घूम रही है, भले ही वो इंडिया में घूम रही है, लेकिन अगर मैंने साइन इन कर दिया, भले ही मैंने गोवा में, अगर मैंने गोवा के टाइम पे, गोवा से निकलते टाइम साइन इन कर दिया है, तो जिस दिन मैंने वो साइन इन किया था उस दिन से ही, भले ही शिप तमिलनाडु में खड़ी है, भले ही शिप विशाखापट्टनम में खड़ी है, उस दिन से ही शिप में जो भी लोग हैं उन लोगों को पता है क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट। सॉरी नॉन रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, उनका जो स्टे है वो कहाँ कंसीडर किया जाएगा, आउटसाइड इंडिया। तो बच्चे ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको 2 पॉइंट अभी बताए, 2 स्पेशल पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जिस दिन आप इंडिया छोड़कर जाते हो, नॉर्मल केस में जिस दिन आप इंडिया छोड़कर जाते हो और जिस दिन लौट कर आते हो, दोनों ही केस में आपको जो भी स्टे, जिस दिन आप इंडिया छोड़कर जाते हो और जिस दिन आप लौट कर आते हो, वो दोनों ही दिन आपको कहाँ काउंट करने हैं, इंडिया के अंदर। और फिर मैंने आपको फॉरेन बाउंड शिप से रिलेटेड एक कंसेप्ट बताया कि ऐसी कोई भी शिप जो अभी भले ही इंडिया में घूम रही है लेकिन अल्टीमेटली उसे कोई फॉरेन कंट्री जाना है, उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन कोई फॉरेन कंट्री हो, ऐसी शिप के केस में बेटा ध्यान सुना, जिस दिन आपने ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन कर दिया और जिस दिन आपने लौट कर आके साइन आउट कर दिया, साइन इन से लेके साइन आउट तक का पूरा पीरियड, पूरा का पूरा पीरियड कहां माना जाएगा, इंडिया के बाहर। भले ही आप इंडिया के अंदर घूम रहे हो, इंडिया के अंदर घूम रहे हो, डजंट मैटर, पूरा का पूरा पीरियड कहां माना जाएगा, इंडिया के बाहर। तो ये मैंने आपको स्पेशल पॉइंट बताया, 2 स्पेशल पॉइंट। अब बेटा ध्यान सुनिएगा, एक चीज और बताना चाहूंगा, आगे मैं आपको इसको कंपाइल करवाऊंगा अच्छे से। एक चीज और बताना चाहूंगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसका बोलेंगे आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, ईदर असेसी हिमसेल्फ, असेसी मतलब मैं, ईदर हिज पेरेंट्स, या तो मैं या तो मेरे माँ बाप, और ईदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, या तो मेरे दादा दादी नाना नानी। अगर अनडिवाइडेड इंडिया, अखंड भारत में पैदा हुए थे तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा बेटा, या तो मैं खुद, या तो मेरे मम्मी पापा, या तो मेरे दादा दादी या नाना नानी अगर अखंड भारत में पैदा हुए थे, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो ईदर असेसी हिमसेल्फ और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ईदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स इफ बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, देन सच पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है ऐसा पर्सन जिसकी जड़ें इंडिया से निकल रही है। अरे अगर मेरे दादाजी या मेरे नाना जी या मेरी नानी या मेरी दादी या मेरे मम्मी पापा या मैं अगर कहीं ना कहीं इंडिया में पैदा हुए थे, अनडिवाइडेड इंडिया में, तो हमारी जो जड़ें हैं वो कहाँ से निकल रही है, इंडिया से निकल रही है। तो ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। रेसिडेंशियल स्टेटस में एक छोटा सा बेनिफिट है, इसके लिए ये डेफिनेशन आपको पढ़ाई है, और बेनिफिट क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। अब बेटा एक टेक्निकल कंसेप्ट पे आऊंगा आपके सामने, एक्सेप्शन टू सेकंड बेसिक कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आने वाला है। आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे, जितनी भी आरटीपीज एमटीपीज देखोगे, लगभग हर आरटीपी एमटीपीज में क्वेश्चन होते ही होते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के। और वो जो क्वेश्चन होता है वो किस चीज से रिलेटेड होता है, पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस एक तरफ, और ये जो छोटा सा बॉक्स अभी बना रहा हूं आपके सामने ये एक तरफ। एक्सेप्शन टू सेकंड बेसिक कंडीशन, बेटा देयर आर 2 केसेस, 2 केसेस जिस केस में सर एक्सेप्शन टू सेकंड बेसिक कंडीशन का मतलब क्या है बेटा, सेकंड बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शन का मतलब है कि आपको इन केस में बेसिक कंडीशन टू चेक ही नहीं करनी, नो नीड टू चेक, नो नीड टू चेक बेसिक कंडीशन। अगर आप एक्सेप्शन टू सेकंड बेसिक कंडीशन जिसमें 2 केस हैं, अगर आप उसमें फॉल कर रहे हो तो आपको उस ऐसे पर्सन के लिए क्या चेक करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कंडीशन 2। सर क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा, सरकार ने उनको फायदा दिया है। मतलब ऐसा पर्सन जो एक्सेप्शन वाले केस में फॉल कर रहा है, ये रेसिडेंट बनेगा तो बनने की वजह होगी बेसिक कंडीशन 1, और अगर ये नॉन रेसिडेंट भी बनेगा तो बनने की वजह क्या होगी, बेसिक कंडीशन 1।
मतलब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट बनने की सिर्फ एक ही कंडीशन इन लोगों के ऊपर रहने वाली है जो इस बॉक्स के अंदर आने वाले हैं। सर कितने केस हैं बेटा? 2 केस हैं। एक कैसे इंडिया छोड़कर जाने से रिलेटेड और एक कैसे इंडिया लौट कर आने से रिलेटेड। इंडिया छोड़कर जा रहा है मतलब इंडिया छोड़कर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब इंडिया कौन छोड़ के जा रहा है? यहां पर सरकार बोलती है इंडियन सिटीजन। अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन मतलब मैं और आप इंडियन सिटीजन ही है। अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है 2 वजह से, या तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है या फिर वो एज अ क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप जा रहा है, एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। तो बच्चे ध्यान सुनिएगा, आप इंडियन सिटीजन हो जो इंडिया छोड़ के जा रहे हो 2 वजह से। एक वजह है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एक वजह है एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। तो अगर आप इन 2 वजह से इंडिया छोड़कर जाओगे तो सरकार बोलती है, क्योंकि बेटा ध्यान सुनना, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है, तो सरकार भी चाहती है कि आप विदेश में जाके पैसा कमाओ और आप वहां से पैसा लेकर आओ। तो अगर आप काम करने के लिए, ये जो केस नंबर 1 है जिसको मैं एक बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं बेटा, केस नंबर 1 में आप काम के लिए इंडिया छोड़कर जा रहे हो, काम मतलब पैसा कमाने के लिए। देखो ना, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और बेटा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का मतलब सैलरी से नहीं है। अगर आप दुबई में जाके बिजनेस भी करने वाले हो तो वो भी पता है कहाँ आने वाला है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब आप पैसा कमाने जा रहे हो। तो अगर आप पैसा कमाने इंडिया के बाहर जा रहे हो या फिर आप एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप इंडिया के बाहर जा रहे हो, तो ऐसे लोगों के केस में आपको बेसिक कंडीशन 2 चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग अगर रेसिडेंट बनेंगे तो बेसिक कंडीशन 1 और नॉन रेसिडेंट भी बनेंगे तो बेसिक कंडीशन 1। तो ये तो मैंने आपको एक केस बताया। अब मैं आपके सामने सेकंड केस बताऊंगा। अब सेकंड केस पे ध्यान दीजिएगा, सेकंड केस को मैं अलग उससे हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये जो पिंक वाला बॉक्स मैंने आपके सामने बनाया, बच्चे ध्यान सुनिएगा, यहां पर सरकार बोलती है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब केस 1 और केस 2 में फर्क देखिएगा, ये ऊपर वाला केस 1 था और ये वाला केस 2 है। केस 1 में सिर्फ इंडियन सिटीजन की बात हो रही थी। सिर्फ इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर एज अ क्रू मेंबर ऑफ आउट इंडियन शिप, तो उसके केस में हम बेसिक कंडीशन 2 चेक नहीं करेंगे। लेकिन केस नंबर 2 देखिए, इंडियन सिटीजन की तो बात कर ही रहा है, साथ में किसकी भी बात कर रहा है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी मैंने आपको बताया था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब ऐसा पर्सन जो या तो खुद या तो उसके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। तो ये 2 लोग, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर इंडिया लौट कर आ रहे हैं, अगर ये इंडिया लौट कर आ रहा है, घूमने के लिए आ रहे हैं, देखिए ना वर्ड क्या लिखा हुआ है, विजिट टू इंडिया। अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने आ रहा है, सर विजिट करने क्यों आएगा बेटा? उसकी जड़ें इंडिया से मिली हुई है या फिर वो इंडिया का ही सिटीजन है। तो ऐसे लोग इंडिया आएंगे ना यार, अपने रिलेटिव्स के पास आएंगे, हो सकता है उनके मम्मी पापा इंडिया में हो, दादा दादी इंडिया में हो, तो ऐसे लोग अपनी फैमिली से मिलने आएंगे ना यार, घूमने के लिए। हम भी तो नाना नानी के यहाँ जाया करते थे। तो बेटा उस तरीके से अगर कोई इंडिया आ रहा है, विजिट करने आ रहा है, घूमने आ रहा है, तो ऐसे लोगों को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने ही हैं, ऐसे लोगों से सरकार ने बोला अगर आपकी इनकम अप टू 15 लाख है, कौन सी वाली इनकम 15 लाख है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए तक है तो आपको सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी। मतलब वापस से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे क्या बोला। अगर कोई इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने आ रहा है, अगर कोई इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने आ रहा है और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है, अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो सरकार कह रही है ऐसे पर्सन के केस में आपको सेकंड वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा हुई तो क्या? बेटा अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हुई, अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा हुई तो सेकंड कंडीशन चेक करना पड़ेगा, बट विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है जो आपको करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन में वैसे पता है क्या होता था? 60 विद 365। लेकिन अगर आप केस नंबर 2 के अंदर फॉल कर रहे हो और आपकी इनकम 15 लाख होने की वजह से आप रेसिडेंट बनने वाले हो, सेकंड कंडीशन, तो यहां पर 60 डेज को मत कंसीडर करना, आप कंसीडर करिएगा 120 विद 365। मतलब 365 आज भी 365 रहेगा, लेकिन 60 को डबल करके आप कितना कर दोगे? 120। और बेटा ये जो पर्सन बनेगा, ये पता है क्या बनने वाला है? ऑलवेज RNOR। सर ये ऑलवेज RNOR का मतलब क्या होता है? बेटा अभी मैंने आपको बताई थी कि कोई पर्सन अगर रेसिडेंट बन जाता है तो 2 एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ती है। लेकिन बेटा एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, कोई भी पर्सन अगर 15 लाख की इनकम की वजह से रेसिडेंट बनेगा तो आपको कभी भी वो एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करनी होती है। मैं तो बोल रहा हूं अगर आप कंप्लाई भी कर रहे होगे तो भी पता है आप क्या ही रहोगे? RNOR, क्योंकि लॉ के अंदर लिखा है सच पर्सन शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मतलब अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने आ रहा है, इनकम 15 लाख तक है, अगर उसकी इनकम 15 लाख तक है तो आपको सेकंड कंडीशन ही चेक नहीं करनी। अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है, अगर 15 लाख से ज्यादा है तो आपको सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। लेकिन सेकंड कंडीशन चेक करते टाइम आपको 60 की जगह 120 विद 365 डेज चेक करना पड़ेगा। और ये जो पर्सन अगर इस कंडीशन को कंप्लाई करने की वजह से रेसिडेंट बन भी जाता है तो ये हमेशा क्या रहेगा? और RNOR। आपको जो 2 एडिशनल कंडीशन मैंने सिखाई थी वो आपको इसके ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको 2 केस बताया। एक लास्ट चीज और बता दूं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के बारे में, वो है डीम्ड रेसिडेंट। अब डीम्ड रेसिडेंट होता क्या है? हमारे प्यारे मोदी जी बोलते हैं कि अगर आप किसी देश के, ये एक नया सेक्शन है जो आज से 4-5 से 2019-20 में आई थिंक निकाला गया था। मोदी जी बोलते हैं डीम्ड रेसिडेंट के अंदर कि भाई अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, अगर आप क्या हो? इंडिया के सिटीजन,
नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 6(1). सर सेक्शन 6(1) कौन सी है बेटा? वो जो 2 बेसिक कंडीशन पढ़ी थी ना वो, और इसने बोल दिया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 2 बेसिक कंडीशन। इसका मतलब बेसिक कंडीशन में जो भी था भाड़ में जाए। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, 15 लाख से कम वालों को छोड़ रही है सरकार जहां मौका मिल रहा है, लेकिन जैसे ही 15 लाख से ज्यादा आपकी इनकम होती है तो सरकार पलट जाती है। तो सरकार बोल रही है अगर कोई इंडियन सिटीजन उसकी इनकम 15 लाख है, दुनिया में कहीं भी उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, दुनिया का कहीं भी वो रेसिडेंट नहीं है, तो हम ऐसे पर्सन को मान लेंगे कि वो इंडिया का क्या है, डीम्ड रेसिडेंट। और उसको पता है डीम्ड रेसिडेंट मानते हुए टैक्स कहां पर लग जाएगा? इंडियन सिटीजन। बच्चे ध्यान सुनिएगा, ऐसे पर्सन की एक ही गलती है, वो क्या था? इंडिया का सिटीजन। अगर कोई इंडिया का सिटीजन दुनिया में किसी भी देश में टैक्स नहीं पे कर रहा है, दुनिया में किसी भी देश का वो रेसिडेंट नहीं है और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो अगर ये सब हो जाता है तो ऐसे पर्सन को अपन क्या बोलेंगे? ऑलवेज पहली बात तो अपन उसको बोलेंगे डीम्ड रेसिडेंट। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब भी 15 लाख पिक्चर में आएगा तो आप हमेशा क्या कहलाओगे? ऑलवेज RNOR। 2 केसेस यहां पर 15 लाख पिक्चर में आता है। एक एक्सेप्शन टू सेकंड बेसिक कंडीशन में मैंने आपको जो केस 2 पढ़ाया था वहां पर भी 15 लाख पिक्चर में आता है, और एक बेटा डीम्ड रेसिडेंट के केस में भी 15 लाख पिक्चर में आता है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जब 15 लाख पिक्चर में आएगा तो हमेशा आप पता है, हमेशा अगर आप 15 लाख की वजह से कोई इंसान 15 लाख से ज्यादा कमाने की वजह से अगर रेसिडेंट बनेगा तो वो हमेशा क्या बनेगा? ऑलवेज RNOR। अब बेटा ये 15 लाख, क्योंकि अब आप मासूम नहीं हो तो ये 15 लाख के बारे में भी एक चीज सीख लो। ये 15 लाख कैलकुलेट करना बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, मैं आपको बता दूं, और हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं पता तो आपको बिल्कुल याद रखना है, इंडियन इनकम आपको लेना है, साथ में आपको पता है फॉरेन की 2 इनकम होती है, जिसमें से आपको फॉरेन की ए वाली लेनी है। ये दोनों इनकम मिलाकर चेक करना है कि आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा तो नहीं है। मतलब आपको इंडियन इनकम तो लेनी है, साथ में आपको फॉरेन की ए इनकम भी लेनी है। फॉरेन की ए इनकम मतलब वो ऐसा बिजनेस जो है इंडिया के बाहर, लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से। आपको अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों इनकम आपको कंसीडर करना होता है व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस 15 लाख। और अगर आप 15 लाख की वजह से रेसिडेंट बनोगे तो भैया जहां भी आप रेसिडेंट बनोगे हमेशा आप पता है क्या बनोगे? ऑलवेज RNOR। एक बार मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस सारे एक बार बता दूं, उसके बाद मैं आपको पूरा एक बार रीकैप करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, कंसेप्चुअली बहुत ईजी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर में अब अपन देखेंगे सबसे पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में सरकार बोलती है अगर आपका कंट्रोल, इन सबके केस में कंट्रोल ही देखना है, क्या बोलती है? अगर आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया, होली और पार्टली इन इंडिया का मतलब है अगर आपका कंट्रोल थोड़ा सा भी इंडिया में है तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। सर ये क्या बात कर दी? हाँ बेटा, अगर 1% भी कंट्रोल इंडिया के अंदर है तो आप क्या बन जाओगे? रेसिडेंट, क्योंकि सरकार को आपको आप पे टैक्स लगाने के लिए एक बहाना चाहिए। मैंने आपको बताया था अगर आप रेसिडेंट बन गए तो दुनिया में कहीं भी पैसा कमा लेना, आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो बच्चे ध्यान सुनिएगा, होली और पार्टली इन इंडिया मतलब अगर थोड़ा सा भी इंडिया में आपका कंट्रोल है तो आप क्या बन जाओगे? रेसिडेंट। अच्छा, अगर आपका कंट्रोल पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है, अगर कंट्रोल पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है तो आप पता है क्या बन जाओगे? नॉन रेसिडेंट। अगर पूरा का पूरा इंडिया में है तो रेसिडेंट, सॉरी थोड़ा सा भी इंडिया में तो रेसिडेंट, और पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। अब बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को पता होना चाहिए एग्जाम के अंदर, जैसे इंडिविजुअल के केस में मैं वापस आना चाहूंगा। इंडिविजुअल के केस में चलिए मैं आपको एक चार्ट बना के बता देता हूं इस चीज को। बेटा यहां पर है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस में एक हो गया आपका इंडिविजुअल और एक हो गया आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इन 2 लोगों के केस में आपके जो आंसर रहेंगे वो 3 आंसर हो सकते हैं, या तो आप ROR रहोगे, या तो आप RNOR रहोगे, या तो आप NR रहोगे। लेकिन इनके अलावा कोई भी हो, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, AOP है, BOI है, कोई भी हो भाई, आप अगर आप इंडिविजुअल HUF के अलावा हो तो आप पता है आपके केस में 2 ही आंसर रहेंगे, या तो आप रेसिडेंट होगे या तो आप नॉन रेसिडेंट होगे। मतलब इंडिविजुअल HUF में एक चीज और कॉमन है कि भाई इंडिविजुअल HUF 3 क्लासिफिकेशन में आते हैं, या तो ROR या फिर RNOR या फिर NR, और बाकी सारे लोग किस में आते हैं? 2 क्लासिफिकेशन, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। सर ROR होता क्या है बेटा? वो 2 बेसिक कंडीशन कंप्लाई करने के बाद अगर आप 2 एडिशनल कंडीशन भी कंप्लाई करते हो तो आप क्या बन जाते हो? ROR। और ROR का मतलब होता है पक्का रेसिडेंट। पक्का रेसिडेंट मतलब जो हमेशा इंडिया का रेसिडेंट ही रहता है लगभग। RNOR मतलब रेसिडेंट तो है लेकिन पक्का रेसिडेंट नहीं है, और NR मतलब तो रेसिडेंट ही नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया रेसिडेंशियल स्टेटस का एक ये जो चीज बताई ये भी बहुत काम की चीज है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो इंडिविजुअल के केस में तो आप पता है 2 बेसिक कंडीशन चेक करते हो, उसके बाद 2 एडिशनल कंडीशन चेक करते हो, वो क्या बन जाता है? ROR। लेकिन HUF के केस में आप HUF रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है उसके लिए आप HUF का कंट्रोल चेक करोगे। अगर कंट्रोल थोड़ा सा भी इंडिया में तो वो HUF पता है क्या बन जाएगी? रेसिडेंट। और कंट्रोल पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है तो वो क्या बन जाएगी? नॉन रेसिडेंट। एक बार HUF रेसिडेंट बन गई, एक बार वो रेसिडेंट बन गई तो उसके बाद उसके रेसिडेंट बनने के बाद उसके कर्ता पे आप 2 एडिशनल कंडीशन चेक कर लीजिएगा। अगर कर्ता 2 एडिशनल कंडीशन कंप्लाई कर देता है तो वो जो कर्ता है
अगर बेटा वो करता दो एडिशनल कंडीशन कंप्लाई कर देता है तो ये एचयूएफ क्या बन जाएगी, आरओआर। अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन में से एक भी कंप्लाई नहीं करता है तो ये एचयूएफ क्या बन जाएगी, आरएनओआर। बच्चे ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको क्लास में डिटेल में बताया था कि कभी कभी करता खुद तो नॉन रेसिडेंट हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से एचयूएफ पता है क्या हो जाती है, आरओआर। तो बेटा कुछ भी आंसर हो सकता है, आपको कुछ भी मतलब आपका कोई भी प्री डिटरमाइंड आंसर नहीं होना चाहिए, कुछ भी आंसर हो सकता है। ऐसा भी आपको ऐसा लगेगा कि कर्ता भी आरओआर होगा, एचयूएफ भी आरओआर होगी, नहीं ऐसा नहीं है। कर्ता नॉन रेसिडेंट भी हो सकती है और एचयूएफ आरओआर भी हो सकती है, आंसर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एचयूएफ के केस में, कर्ता के केस में रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए आपको दो बेसिक कंडीशन चेक करनी है, लेकिन एचयूएफ के केस में आपको कंट्रोल चेक करना है। रेसिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया दोनों का अलग अलग है, कर्ता का अलग है, एचयूएफ का अलग है, लेकिन जो आरओआर बनने का क्राइटेरिया है वो दोनों का सेम है। दोनों एडिशनल, कर्ता अपने लिए भी दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और कर्ता एचयूएफ के लिए भी दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ के बाद रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। बेटा सबको ही कवर करने वाले, कंपनी को छोड़कर। तो यहां पर सरकार ने वापस से वही चीज बोली, अगर आपका कंट्रोल होली और पार्टली इन इंडिया, मतलब थोड़ा सा भी इंडिया में तो आप रेसिडेंट, और पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है तो आप नॉन रेसिडेंट। तो ये हो जाएगा आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर। अब बेटा बात करेंगे, अच्छा सर जब ये सेम ही था जो ऊपर है तो इसको अलग से क्यों रखा है? बेटा ये जो लोग हैं ना, ये लोग आरओआर नहीं बन सकते, ये लोग आरएनओआर नहीं बन सकते, ये लोग हमेशा पता है क्या रहेंगे, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। इसके बाद बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। तो यार ध्यान दीजिएगा, इसके केस में आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट। अगर आप इंडियन कंपनी है तो बाय डिफॉल्ट आप, अगर आप इंडियन कंपनी की नस काट के देखोगे ना, उसके अंदर इंडियन खून निकलेगा। इसलिए क्या बोला गया है यहाँ पर, अगर आप इंडियन कंपनी हो तो बाय डिफॉल्ट आप क्या माने जाओगे, रेसिडेंट। लेकिन अगर आप अदर कंपनी हो, अदर कंपनी मतलब टेस्ला, अदर कंपनी मतलब गूगल, तो सरकार बोल रही है कि आप भी रेसिडेंट बन सकते हो, आप भी रेसिडेंट बन सकते हो अगर आपका पोयम इंडिया में हो, इन दैट ईयर देन रेसिडेंट। अगर आपका पोयम, सर पोयम क्या है बेटा? ये जो ऊपर अपन कंट्रोल की बात कर रहे थे ना इन लोगों के केस में, पोयम वही है कंट्रोल, बस उसका एक एग्जैक्ट नाम है पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसका मतलब भी कंट्रोल ही है, और इसको आप सीए फाइनल में डिटेल में पढ़ते हो। पोयम क्या होता है, मतलब अच्छा एक बड़ा कंसेप्ट है ये, पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर एक तरफ और पोयम का कंसेप्ट एक तरफ, ये इतना बड़ा कंसेप्ट है। सीए इंटर लेवल पे कंपनी की कोई बात होती नहीं है, इसलिए सिर्फ जिक्र है कि इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट, अगर अदर कंपनी है तो चेक कर लो पोयम, अगर पोयम इंडिया में है तो रेसिडेंट, पोयम इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। चलिए ये आपका बेटा ये जो टॉपिक है इसका एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, एक बार अपन कंपाइल करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। रेसिडेंशियल स्टेटस, मैं आपको बता दूं इस टॉपिक को भी अगर मैं कैटेगरीज में बांटूं तो ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस करके आपका टॉपिक है ये आपका ए टॉपिक है, और ये जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम करके टॉपिक है आपका बी टॉपिक है। और मैं आपको अभी बता दूं, अभी जो एग्जाम आया था उसमें स्कोप ऑफ टोटल इनकम का एक इजी क्वेश्चन आया था, जिसकी वजह से अभी आपने देखा ना बहुत सारे बच्चों के बहुत शानदार मार्क्स आए, पेपर इजी था, और उस इजी पेपर में स्कोप ऑफ टोटल इनकम के भी क्वेश्चन थे, और इजी क्वेश्चन था जो आपसे सबसे बन जाता। समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब बेहतरीन। मतलब मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि रेसिडेंशियल स्टेटस से तो क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग आता ही आता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस वाले को ए कैटेगरी डालेंगे और इसको अपन क्या डालेंगे, बी कैटेगरी एबीसी एनालिसिस के अंदर। एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस को वापस से कंपाइल कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बेसिक से। मैंने आपको बताया हर पर्सन का हर साल का रेसिडेंशियल स्टेटस अलग कैलकुलेट किया जाएगा। अगर मिस्टर माज रेसिडेंट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिसेज माज भी रेसिडेंट हो, वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। अच्छा अगर मिस्टर माज एक साल के लिए रेसिडेंट है तो जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर के लिए रेसिडेंट है, नहीं, रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए हर पर्सन के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा, और किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किए बिना उनकी इनकम कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको उनकी इनकम कैलकुलेट करना है, अगर आपको इनकम टैक्स के प्रोविजन उनके ऊपर अप्लाई करना है, तो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस जानना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के रेसिडेंट बन गए तो दुनिया की सारी इनकम आप पे मोर एंड लेस टैक्सेबल होने वाली है, मोर और लेस दुनिया की सारी इनकम आपके ऊपर क्या होने वाली है, टैक्सेबल, अगर आप इंडिया के क्या बन चुके हो, रेसिडेंट। एक और चीज, ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, अच्छा रेसिडेंशियल स्टेटस एक और चीज की वजह से काम का है, इनकम टैक्स में बहुत सारी जगह पे भेदभाव है, रेसिडेंट के लिए प्रोविजन कुछ और हो जाते हैं और नॉन रेसिडेंट के लिए प्रोविजन कुछ और हो जाते हैं, इसलिए भी रेसिडेंशियल स्टेटस अपन को पता होना चाहिए। और भैया दो चीजें, रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप, दोनों अलग अलग चीजें, आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सिटीजनशिप एक अलग ही चीज है, रेसिडेंशियल स्टेटस एक अलग चीज है। अब बेटा इसके बाद हमने स्टार्ट करा था रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल के केस में दो बेसिक कंडीशन है, दो में से एक भी कंडीशन अगर आपने कंप्लाई कर दी तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। सर कौन कौन सी दो बेसिक कंडीशन है बेटा? पहली बेसिक कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। अगर आपका स्टे इन इंडिया में 182 डेज और मोर है तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। अगर आपने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो आप सेकंड वाली कंडीशन चेक करिएगा। सेकंड वाली कंडीशन क्या बोलती है, आपका स्टे इन इंडिया करंट ईयर में 60 डेज है और पिछले 4 सालों में कितने दिन है, कम से कम 365 दिन। मतलब 1+4 आपको ध्यान आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, 1+4 60 विद 365।
अगर आपने सेकंड वाली कंडीशन कंप्लाई कर दी तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। अगर आपने बेसिक कंडीशन 1 भी कंप्लाई नहीं करी, 2 भी कंप्लाई नहीं करी, तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट। देखो रेसिडेंट बनने के लिए दो में से एक कंप्लाई करनी है, क्योंकि जो शब्द यूज है दोनों के बीच में वो पता है क्या है, और इसलिए आपको दोनों में से, दोनों बेसिक कंडीशन में से सिर्फ एक कंडीशन कंप्लाई करनी है टू बिकम रेसिडेंट। जैसे ही आपने एक भी कंडीशन कंप्लाई कर दी तो आप रेसिडेंट बन जाओगे, लेकिन अगर आपने एक भी कंडीशन कंप्लाई नहीं करी तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट। अच्छा, अगर कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट बन गया तो वो आपका फाइनल आंसर है, उसके बाद आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्सन रेसिडेंट बन गया तो रेसिडेंट कोई आंसर ही नहीं होता है, आपको आगे चेक करना पड़ेगा एडिशनल कंडीशन। कितनी एडिशनल कंडीशन होती है, 2 एडिशनल कंडीशन। पहली एडिशनल कंडीशन, अच्छा दोनों एडिशनल कंडीशन के बीच में एंड है, बेसिक कंडीशन के बीच में वर्ड और था, लेकिन एडिशनल कंडीशन के बीच में क्या है, एंड। और था मतलब एक, कोई भी एक सेटिस्फाई करनी थी, एंड है मतलब दोनों सेटिस्फाई करनी है। तो 2 एडिशनल कंडीशन में पहली कंडीशन है पिछले 10 सालों में कम से कम आपका रेसिडेंशियल स्टेटस 2 साल इंडिया में था, मतलब 2 साल आप इंडिया के रेसिडेंट थे पिछले 10 सालों में। और सेकंड वाली बेसिक कंडीशन, सेकंड वाली एडिशनल कंडीशन, पिछले 7 सालों में कम से कम आपका स्टे कितने दिन इंडिया के अंदर था, 730 दिन। अगर ये दोनों कंडीशन आप कंप्लाई कर जाते हो, वर्ड एंड है, दोनों कंडीशन अगर कंप्लाई कर जाओगे तो आप पता है क्या बन जाओगे, ROR। अगर 2 में से एक भी कंडीशन आपने कंप्लाई नहीं करी तो आप क्या बन जाओगे, RNOR। अगर आप RNOR बन गए तो कंसेप्ट कुछ अलग रहेंगे, ROR बन गए तो अलग रहेंगे, NR बन गए तो अलग रहेंगे, जो अपन स्कोप ऑफ टोटल इनकम में डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में फिर मैंने आपको कुछ स्पेशल पॉइंट बताए थे कि जिस दिन आप इंडिया छोड़कर जाते हो और जिस दिन आप इंडिया लौट कर आते हो, वो दोनों ही दिन, छोड़कर जाना और लौट कर आना, वो दोनों ही दिन कहां कंसीडर किया जाएगा, स्टे इन इंडिया में। मतलब स्टे जितना आपका इंडिया में उसको तो लीजिएगा ही, जिस दिन आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो और लौट कर आ रहे हो उन 2 दिनों को भी आप कहां कंसीडर करिएगा, इंडिया के अंदर। इसके बाद मैंने आपको बताया था फॉरेन बाउंड शिप, ऐसी शिप जो अभी भले ही इंडिया में घूम रही है लेकिन जिसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन कोई फॉरेन कंट्री है, घूम के अल्टीमेटली उसको कहां जाना है, फॉरेन कंट्री। तो ऐसी शिप को बोला जाता है फॉरेन बाउंड शिप। अगर आप फॉरेन बाउंड शिप के साथ जा रहे हो, अगर आप फॉरेन बाउंड शिप के साथ जा रहे हो तो आपको एक ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन इन करना होता है, और जब आप लौट कर आते हो तो आपको साइन आउट करना होता है। साइन इन से लेके साइन आउट तक का पीरियड, साइन इन से लेके साइन आउट तक का पीरियड, पूरा का पूरा पीरियड इंडिया के बाहर माना जाएगा। मार्क माय वर्ड, साइन इन से लेके साइन आउट तक का पीरियड पूरा का पूरा इंडिया के बाहर माना जाएगा। भले ही शिप इंडिया में खड़ी है, भले ही वो पर्सन कोलकाता में घूम रहा है, भले ही वो पर्सन विशाखापट्टनम में घूम रहा है, लेकिन उसको पता है जिस दिन उसने ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन इन किया था और जिस दिन वो साइन आउट करेगा, साइन इन से लेके साइन आउट तक का पूरा पीरियड कहां माना जाएगा, इंडिया के बाहर। इसके बाद मैंने आपको बताया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब या तो मैं खुद, या तो मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई एक भी पर्सन अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया, एक्सेप्शन टू सेकंड बेसिक कंडीशन। 2 केस है, केस नंबर 1 इंडिया छोड़कर जाने से रिलेटेड और केस नंबर 2 इंडिया लौट कर आने से रिलेटेड। केस नंबर 1 के अंदर सरकार बोल रही है अगर आप इंडियन सिटीजन हो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो और इंडिया छोड़ के जा रहे हो 2 वजह से, अगर आप इंडियन सिटीजन हो इंडिया छोड़ के जा रहे हो 2 वजह से। पहली वजह है फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, दूसरी वजह है फॉर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। अगर कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है 2 वजह से, या तो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया की वजह से या फिर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो ऐसे पर्सन के लिए आपको सेकंड वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा पर्सन रेसिडेंट बनेगा तो बेसिक कंडीशन 1, और अगर नॉन रेसिडेंट भी बनेगा तो बेसिक कंडीशन 1। इसके बाद बेटा एक्सेप्शन टू सेकंड बेसिक कंडीशन का सेकंड वाला केस, सेकंड वाला केस एक नहीं 2 लोगों की बात करता है। देखो फर्स्ट वाला केस था ना, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन की बात कर रहा था, लेकिन सेकंड वाला केस 2 लोगों की बात करता है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने आ रहा है, विजिट मतलब घूमने आ रहा है, अगर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने आ रहा है और उनकी इनकम 15 लाख थे, मार्क माय वर्ड, अगर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, उनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है, 15 लाख तक है, तो आपको उनके केस में सेकंड वाली बेसिक कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो अब आपको सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी विद मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन पता है क्या रहने वाला है, आपको 60 डेज की जगह 120 विद 365 डेज चेक करना पड़ेगा इन कंडीशन नंबर 2। अगर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने आ रहा है, उसकी इनकम 15 लाख तक है तो चेक मत करना सेकंड कंडीशन। लेकिन अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और जब आप सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करोगे तो आपको एक छोटा सा मॉडिफिकेशन 60 की जगह 120 विद 365 करना पड़ेगा। ठीक है, 120 विद 365 आपको करना पड़ेगा। और बच्चे ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आप 15 लाख की वजह से रेसिडेंट बनोगे तो आप हमेशा क्या बनोगे, ऑलवेज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। और बच्चे एक और चीज ध्यान दीजिएगा, 15 लाख को कैलकुलेट करते टाइम आपको इंडियन इनकम को कंसिडर करना है, साथ में आपको फॉरेन की ए वाली इनकम को कंसिडर करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, बेसिक कंडीशन जो 2 थी ना, इसमें 1+4 था, मतलब करंट ईयर भी देखना था और पिछले 4 साल भी देखना था। लेकिन जो एडिशनल कंडीशन है ना, इसमें 1+10 भले ही है, लेकिन 1 को इग्नोर करना, 10 को देखिएगा बस। इसमें अगली वाली जो एडिशनल कंडीशन है उसमें 1+7 है, 1 को इग्नोर करिएगा, किसको देखिएगा आप, 7 को, पिछले 7 साल।
इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ के केस में आपको एचयूएफ का कंट्रोल देखना है। अगर कंट्रोल थोड़ा सा भी इंडिया में है तो रेसिडेंट, पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। अच्छा, इंडिविजुअल के अलावा एक ही पर्सन है जो कि आरओआर आरएनओआर बन सकती है, वो है एचयूएफ। एचयूएफ रेसिडेंट तो अपने दम पर बनेगी, लेकिन उसको आरओआर बनने के लिए कर्ता पे 2 कंडीशन अप्लाई करवानी पड़ेगी। 2 एडिशनल कंडीशन वही वाली, पिछले 10 में से 2 साल इंडिया के रेसिडेंट और पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया के अंदर स्टे आपका होना चाहिए। इसके बाद बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ बाकी लोग, कंपनी को छोड़ के बाकी सारे लोग। अगर कंट्रोल थोड़ा सा भी इंडिया में तो रेसिडेंट, पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। कंपनी के केस में अगर आप इंडियन कंपनी हो तो बाय डिफॉल्ट रेसिडेंट माने जाओगे, लेकिन अगर आप अदर कंपनी हो तो चेक करना पोयम। अगर पोयम इंडिया में तो रेसिडेंट, पोयम इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। दैट वाज ऑल अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस। अब अपन स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब बेटा स्कोप ऑफ टोटल इनकम को समझने से पहले आप एक काम की चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा अच्छे से। स्कोप ऑफ टोटल इनकम को समझने से पहले आप बस इतना सा समझ लीजिए कि इनकम 2 टाइप की होती है, एक होती है इंडियन इनकम और एक होती है फॉरेन इनकम। थोड़ा सा स्पीड स्लो कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लोगे तो चैप्टर इजीली हो जाएगा आपका। एक होती है इंडियन इनकम और एक होती है फॉरेन इनकम। अच्छा, फॉरेन इनकम के बारे में इनकम टैक्स बोलता है कि एनी इनकम अदर देन इंडियन इनकम। इंडियन इनकम को छोड़ दीजिए, इंडियन इनकम के अलावा कोई भी इनकम कौन सी मानी जाएगी? फॉरेन इनकम। इट इज जस्ट लाइक जैसे आपने फॉरेन कंपनी के बारे में पढ़ा था कि कोई भी कंपनी जो डोमेस्टिक ना हो वो कौन सी बन जाती थी? फॉरेन। तो वैसे ही फॉरेन इनकम के बारे में बोला गया कि एनी इनकम विच इज नॉट एन इंडियन इनकम। अच्छा, इंडियन इनकम के बारे में बोला गया कि 2 टाइप की इनकम। बहुत अच्छे से इस चीज़ को आपको याद करना है, याद रहना चाहिए आपको। इंडियन इनकम मतलब 2 चीज़ें, या तो आपको पैसा रिसीव इंडिया में हुआ हो, या तो आपको पैसा रिसीव इंडिया में हुआ हो, रिसीव्ड इन इंडिया, और क्योंकि भाई इनमें से एक भी चीज़ हो गई तो आप इंडियन इनकम में जाओगे। इधर रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया। अगर आपको पैसा इंडिया में मिल गया तो भी इंडियन इनकम, अगर आपने पैसा इंडिया में कमा लिया तो भी इंडियन इनकम। अक्रूड मतलब होता है कमाना, कमाया कहाँ पर है। जैसे अगर मैं आपको इंडिया में बैठकर, भोपाल में बैठकर पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे ध्यान सुनना, मेरी जो इनकम है वो भोपाल में अर्न हो रही है, और भोपाल कहाँ आता है? इंडिया में। तो दैट इज अक्रूड इन इंडिया। अच्छा, जो मुझे पैसा मिल रहा है वो भी इंडिया के अंदर ही मिल रहा है, तो मुझे तो रिसीव भी इंडिया में हो रहा है, अक्रूड भी इंडिया में हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिसको इनमें से कोई एक चीज़ हो रही हो, तो भैया वर्ड और यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब दोनों में से एक भी अगर हो गया तो आपकी वो इनकम कौन सी मानी जाएगी? इंडियन इनकम। अच्छा, यहाँ पर रिसीव्ड के साथ एक और वर्ड जो चलता है ना वो है डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, और अक्रूड के साथ जो एक और वर्ड चलता है वो है डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। कौन सा वर्ड चलता है बेटा? डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, वापस से बता देता हूं। इनकम 2 टाइप की, फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम। फॉरेन इनकम मींस एनी इनकम व्हिच इज नॉट एन इंडियन इनकम। इंडियन इनकम मतलब 2 टाइप की इनकम, ईदर रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया। ईदर रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया, ईदर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। मतलब दो नहीं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर इंडियन इनकम में 4 चीज आ रही है, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। ये इनकम की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर होगी तो अब अपन इस चीज को पढ़ते हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम को। सबसे पहली लाइन आपको एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, क्या लिखा है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिपेंड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर। मतलब आपकी कौन सी इनकम पे टैक्स लगने वाला है ये आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में भी बताया था। अच्छा, इनकम के बारे में देखिए क्या बोल रहा है। इनकम 2 टाइप की, फॉरेन इनकम, इनकम अदर देन इंडियन इनकम। अच्छा, इंडियन इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड और डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। बेटा अक्रूड और अराइज का मतलब एक ही है। अक्रूड और अराइज का मतलब होता है कमाया कहाँ पर है पैसा। अब ये चार्ट है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस चार्ट को बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अब बेटा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के बारे में कैसे, कौन सी इनकम पे उनको टैक्स लगने वाला है, हमको ये देखना है। इसको देखने से पहले एक छोटी सी चीज़ और समझ लो, एक छोटी सी चीज़ और समझ लो। अभी हमने देखा था एक होती है इंडियन इनकम, एक होती है बेटा इंडियन इनकम, और एक होती है आपकी फॉरेन इनकम। अभी अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो अपन को एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। अब सरकार ने पता है क्या करा, सरकार ने फॉरेन इनकम को भी 2 पार्ट्स में बांट दिया, फॉरेन की ए वाली इनकम और फॉरेन की बी वाली इनकम। सर फॉरेन की ए वाली इनकम कौन सी होती है? बेटा सरकार ने बोला अगर आप पीडीबीपी कमा रहे हो, सरकार ने बोला अगर आप बिजनेस प्रोफेशन से पैसा कमा रहे हो, बीपी बिजनेस प्रोफेशन, आपका बिजनेस प्रोफेशन है तो इंडिया के बाहर, ध्यान दीजिएगा बेटा, आपका जो बिजनेस प्रोफेशन है वो है तो आउटसाइड इंडिया, लेकिन इसको जो कंट्रोल्ड कर रहे हो ना, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है। मतलब आप पैसा कमा तो इंडिया के बाहर रहे हो, लेकिन उस बिजनेस को कंट्रोल कहां से कर रहे हो? इंडिया से। अगर आप कंट्रोल इंडिया से कर रहे हो मतलब लिंक है, और सरकार को एक छोटा सा बहाना चाहिए आप पे टैक्स लगाने के लिए। तो सरकार पता है क्या बोल रही है, फॉरेन की इनकम को भी उसने 2 पार्ट में बांट दिया। उसने बोला एक तो हो जाएगी अदर फॉरेन इनकम। अदर फॉरेन इनकम मतलब ठीक है यार, बाकी सारी फॉरेन इनकम यही आने वाली है अदर फॉरेन इनकम में, लेकिन एक खास फॉरेन इनकम है जो फॉरेन की ए वाली है।
फॉरेन की ए वाली इनकम में सरकार बोलती है कि आप पैसा कमा तो इंडिया के बाहर रहे हो, लेकिन जिस बिजनेस से कमा रहे हो उस बिजनेस को कंट्रोल कहां से कर रहे हो, इंडिया से। और सीधी सी बात है, सरकार बोलने वाली है कि अगर इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो तो आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो बच्चे ध्यान सुनिएगा, इनकम दो टाइप की, इंडियन इनकम पता है कौन सी इनकम, ईदर रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया, ईदर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। फॉरेन इनकम अपने आप में दो टाइप की होती है। फॉरेन इनकम का वैसे तो मतलब होता है एनी इनकम विच इज नॉट इन इंडियन इनकम, जो भी इंडियन ना हो वो कौन सी हो जाएगी, फॉरेन इनकम। अब जो फॉरेन इनकम है ना, ये दो कैटेगरी में आती है, ए और बी, जिसमें ए वाली इनकम सुपीरियर इनकम है, सुपीरियर इनकम है, क्योंकि यहां पर बोला जाता है कि आप पैसा कमा इंडिया के बाहर रहे हो, लेकिन जिस बिजनेस से कमा रहे हो वो बिजनेस इंडिया के अंदर से कंट्रोल हो रहा है। मतलब पैसा कमा इंडिया के बाहर रहे हो लेकिन इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अच्छा, बाकी कोई भी फॉरेन इनकम कहां आने वाली है, अदर फॉरेन इनकम, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब बच्चे ध्यान सुनिएगा, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फॉर इंडिविजुअल एचएफ, ये एक चार्ट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क दिस चार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बेटा यहां पर आपके लिए है इंडियन इनकम। अब इंडियन इनकम देखिए, एक चार्ट है ना जिसमें सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकम्स लिखी हुई है। इनकम में आपको बताना चाहूंगा, सबसे ऊपर लिखी है इंडियन इनकम, फिर लिखी है फॉरेन की ए वाली इनकम। देखो ना, फॉरेन की ए वाली इनकम यही तो होती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, मतलब पैसा कमाया इंडिया के बाहर है भले ही, लेकिन कंट्रोल कहां से कर रहे हो, इंडिया से। और दूसरी पता है दूसरी कौन सी है, अदर फॉरेन इनकम। अदर फॉरेन इनकम मतलब उस वाली, वो बिजनेस वाली इनकम को छोड़कर, बिजनेस जो इंडिया के बाहर है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, इसको छोड़कर बाकी सारी फॉरेन इनकम यहाँ आएगी। तो सबसे पहले तो इनकम लिखी हुई है यहाँ पर, ये जो मैंने अभी मार्क करा है ये इनकम है। इसके बाद बेटा इधर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है, पर्सन्स। तो यार इंडिविजुअल एचयूएफ तीन कैटेगरी में आते हैं, या तो आप आरओआर होगे, या तो आप आरएनओआर होगे, या तो आप एनआर होगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़े अच्छे से, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तीनों में सबसे सुपीरियर कौन है, पर्सन को अगर मैं देखूं, तो आप बोलोगे सर आरओआर सबसे सुपीरियर है, पक्का रेसिडेंट है। अच्छा, आरओआर अगर पक्का रेसिडेंट है ना, ध्यान सुनना, सारी इनकम उसको टैक्सेबल होने वाली है। देखिए, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, मतलब चाहे इंडियन इनकम हो, चाहे फॉरेन की ए वाली इनकम हो, चाहे फॉरेन की बी वाली इनकम हो, अगर आप आरओआर हो तो आपको कुछ चेक ही नहीं करना भाई, दुनिया में कहीं भी जाके पैसा कमा लो, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। अरे इंडिया में पैसा कमाओगे तो भी टैक्स लगेगा, दुबई में पैसा कमाओगे तो भी टैक्स लगेगा, चांद पे जाके पैसा कमाओगे तो भी टैक्स लगेगा, अगर आप कौन हो, आरओआर। पैसा कमाओगे तो टैक्स लग कर ही रहेगा आरओआर को। अच्छा, सेकंड कौन है यार, आरएनओआर। आरएनओआर कौन होता था, ऐसा पर्सन जिसने बेसिक कंडीशन में से कोई एक तो कंप्लाई की होगी, लेकिन उसने एडिशनल कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाया, या फिर वो डीम्ड रेसिडेंट वगैरह बना हो। तो बच्चे ध्यान सुनना, किसी भी वजह से अगर आप आरओआर बनते हो तो ध्यान देना, आरओआर के केस में दो इनकम टैक्सेबल होने वाली है, एक तो इंडियन इनकम टैक्सेबल होने वाली है। यार इंडियन इनकम, उसके नाम में लिखा है इंडियन इनकम, तो सबको टैक्सेबल होती होगी ना, नाम में लिखा है इंडियन इनकम, तो इंडियन इनकम तो सबको टैक्सेबल होगी। तो आरएनओआर को इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होगी होगी। आरएनओआर को इंडियन इनकम के अलावा एक और इनकम पे टैक्स लगने वाला है, जो कि है फॉरेन की ए वाली इनकम। फॉरेन की ए वाली इनकम बेटा सरकार ने बनाई ही आरओआर के लिए थी, आरएनओआर के लिए। तो आरएनओआर के केस में इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होगी होगी, साथ में कौन सी इनकम भी टैक्सेबल होने वाली है, फॉरेन की ए वाली इनकम। लेकिन कौन सी इनकम पर उसको टैक्स नहीं लगेगा, फॉरेन की बी वाली इनकम पर। मतलब अगर आप आरओआर हो तो सारी इनकम पे टैक्स लगेगा, चाहे इंडियन हो, चाहे फॉरेन की ए हो, चाहे फॉरेन की बी हो। लेकिन अगर आप आरएनओआर हो तो ना आपको इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा, अगर आप आरएनओआर हो तो आपको सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा, इसके अलावा आपको फॉरेन की ए वाली इनकम पे टैक्स लगेगा, लेकिन आपको कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, फॉरेन की बी वाली इनकम। अच्छा, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, बच्चे ध्यान सुनना, नॉन रेसिडेंट को इंडिया में टैक्स क्यों ही लगेगा, नॉन रेसिडेंट को इंडिया में टैक्स जब भी लग सकता है जब उसके पास पता है कौन सी इनकम हो, इंडियन इनकम। क्योंकि इंडियन इनकम तो नाम में ही लिखा है ना, इंडियन इनकम, अगर इंडियन है तो टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। बच्चे ध्यान सुनना, एक बार वापस से बताना चाहता हूं आप लोग को, अभी मैं आपको पर्सन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, अभी एक और पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। किसी भी पर्सपेक्टिव से देखने के बाद आपको वो क्लियर होना चाहिए, बिना इसको क्लियर करे ये चैप्टर आपका क्लियर नहीं रहेगा। तो बच्चे ध्यान सुनिएगा, मैंने बोला सबसे पहले आरओआर दुनिया में कोई से भी पैसा कमा ले, चाहे वो इंडियन इनकम हो, फॉरेन की ए वाली इनकम हो, फॉरेन की बी वाली इनकम हो, अगर आप आरओआर हो तो आपकी गलती है बहुत बड़ी आरओआर बनना। अगर आप आरओआर हो तो इंडियन भी टैक्सेबल, फॉरेन की ए भी टैक्सेबल, फॉरेन की बी भी टैक्सेबल। अच्छा, अगर आप आरएनओआर हो तो बेटा ध्यान सुनना, आरएनओआर को आरओआर से थोड़ी कम इनकम पे टैक्स लगता है, लेकिन एनआर से ज्यादा इनकम पे टैक्स लग सकता है। तो आरएनओआर के बारे में सरकार ने बोला कि दो इनकम पे आपसे टैक्स लेने वाले, एक तो इंडियन इनकम पे लेंगे। अरे इंडियन इनकम पे तो सबसे लेते ही लेते हैं ना, तो आपसे भी लेंगे, लेकिन इंडियन इनकम के अलावा एक और इनकम है जिसपे हम आपसे टैक्स लेंगे, जो हमने बनाई ही सिर्फ आपको पकड़ने के लिए है, फॉरेन की ए वाली इनकम। तो फॉरेन की ए वाली इनकम पे आरएनओआर को टैक्स लगने वाला है, मतलब दो इनकम पे उसको टैक्स लगने वाला है। लेकिन अगर कोई पर्सन फॉरेन वाला है तो फॉरेन वाले पर्सन से सरकार, देखो ध्यान सुनना, अगर वो पर्सन फॉरेन का है, नॉन रेसिडेंट, और वो जो इनकम है वो भी फॉरेन की है, तो उसको टैक्स क्यों ही लगेगा। अरे मिस्टर पुतिन, अगर मिस्टर पुतिन रशिया में बिजनेस करेंगे तो उनको इंडिया में टैक्स क्यों ही लगेगा। मिस्टर पुतिन रशिया में बिजनेस करेंगे तो उनको इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो कल को इंडिया में आकर बिजनेस करते हैं तो उनको क्या लग जाएगा, टैक्स।
तो नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ कौन सी इनकम पे टैक्स लगने वाला है, इंडियन इनकम पर। अब मैं आपको इनकम के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। इनकम में मुझे चेक करके बताइएगा सबसे सुपीरियर कौन सी इनकम है। तो जैसे ही आप देखोगे ना, ये जो चार्ट बनाया गया है ये सुपीरियरिटी के हिसाब से ही है। सबसे ज्यादा सुपीरियर इनकम है इंडियन इनकम, उसके बाद फॉरेन की 2 इनकम में जो ज्यादा सुपीरियर है वो है फॉरेन की है, और फॉरेन की बी वाली इनकम सबसे कम सुपीरियर है। तो ये जो 3 इनकम है बच्चे, ये जो 3 इनकम है, इंडियन इनकम, फॉरेन की ए वाली इनकम, फॉरेन की बी वाली इनकम, इसमें सबसे सुपीरियर है इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम के तो नाम में लिखा है इंडियन इनकम, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं सबके लिए टैक्सेबल हूं, चाहे आप आरओआर हो, चाहे आप आरएनओआर हो, चाहे आप एनआर हो। दूसरे पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं आपको, इनकम पर्सपेक्टिव से। तो इंडियन इनकम चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं आरओआर पे भी टैक्सेबल होने वाली हूँ, आरएनओआर पे भी टैक्सेबल होने वाली हूँ, और किस पर भी टैक्सेबल होने वाली हूँ, एनआर। अच्छा, फॉरेन की ए वाली इनकम, फॉरेन की ए वाली इनकम आरओआर पे तो टैक्सेबल होगी होगी, क्योंकि आरओआर पे तो वैसे भी सारी इनकम टैक्सेबल होती है, लेकिन पता है साथ में किसके ऊपर भी टैक्सेबल होने वाली है, आरएनओआर पे। और मैंने अभी आपको बताया ही था कि फॉरेन की ए वाली इनकम आई ही आरएनओआर को पकड़ने के लिए है, लेकिन फॉरेन की ए वाली इनकम पे पता है किसको टैक्स नहीं लगेगा, मिस्टर पुतिन को, नॉन रेसिडेंट को। क्योंकि भाई नॉन रेसिडेंट फॉरेन की किसी भी इनकम पे टैक्स नहीं देगा, चाहे वो ए वाली हो, चाहे वो फॉरेन की बी वाली हो। नॉन रेसिडेंट फॉरेन की किसी भी इनकम पे टैक्स नहीं देगा। नॉन रेसिडेंट सिर्फ एक इनकम पे टैक्स देने वाला है, कौन सी इनकम पे, फॉरेन की, सॉरी इंडियन इनकम पर। इसके बाद अदर फॉरेन इनकम, बेटा अदर फॉरेन इनकम पे ध्यान दीजिएगा, नॉन रेसिडेंट को भी टैक्स नहीं लगेगा, इवन आरएनओआर को भी नहीं लगेगा। फॉरेन की बी वाली इनकम पे नॉन रेसिडेंट को भी टैक्स नहीं लगेगा, साथ में किसको भी नहीं लगेगा, आरएनओआर। लेकिन किसको टैक्स लग जाएगा बेटा, पता है किसको लग जाएगा, आरओआर को। सर आरओआर को क्यों लग जाएगा बेटा, आरओआर तो यार कोई सी भी इनकम कमा ले उस पर तो वैसे भी क्या लगता है, टैक्स। तो किसी भी पर्सपेक्टिव से आप ध्यान रखिएगा, लेकिन ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आसान तरीके से, चलो रिपीट बाद में करूंगा। टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फॉर अदर एसएससी, अदर एसएससी के बारे में सरकार ने बोला इनकम, वापस से वही, एक सेकंड, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 3 आंसर होते थे, आरओआर, आरएनओआर, एनआर, लेकिन अदर एसएससी के केस में आंसर 2 ही होते हैं, रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। इसलिए बेटा इनकम भी 2 ही हो जाएंगी, इंडियन और फॉरेन। क्योंकि जो फॉरेन की ए और बी थी ना, वो सिर्फ आरएनओआर की वजह से पिक्चर में आई थी, और यहाँ पर आरएनओआर ही नहीं है, तो फॉरेन की ए बी भी गई, सिर्फ फॉरेन इनकम हो जाएगी। अब अगर इंडियन इनकम है, नाम में लिखा है इंडियन इनकम है, तो टैक्सेबल क्योंकि यार इंडियन है वो। लेकिन फॉरेन इनकम है तो फॉरेन इनकम रेसिडेंट पे तो टैक्सेबल होगी, लेकिन किस पे टैक्सेबल नहीं होगी, नॉन रेसिडेंट पे। तो आप ध्यान रखिएगा ये चीज भी। इसके बाद कुछ काम की चीजें जो मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको सेक्शन 9 पढ़ाऊंगा। इनकम रिसीव्ड, ये बेटा इनकम रिसीव्ड की जगह आप इसको देखिएगा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मींस रिसीव फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, मतलब रिसीव्ड इन इंडिया। आप पता है ना, रिसीव्ड इन इंडिया हो जाती है तो इंडियन इनकम बन जाती है। तो ये इंडियन इनकम की डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये चीज लिखी हुई है कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मींस रिसीव फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने पैसा कमाया दुबई में, मुझे पैसा मिला भी दुबई में, बाद में मैं उसको इंडिया में लेकर आ जाऊं तो उसको रिसीव्ड इन इंडिया थोड़ी बोलेंगे यार। मैंने पैसा कमाया यूएसए के अंदर, मैंने पैसा कमाया भी यूएसए में, मुझे पैसा मिला भी यूएसए के अंदर जाकर, मैं यूएसए में रहता था, मैंने वहीं पर पैसा कमाया, उसके बाद बेटा वहीं पर मुझे पैसा मिल भी गया, बाद में जब मैं इंडिया आ रहा था तो अपने साथ उस पैसे को ले आया, तो वो कोई रिसीव्ड इन इंडिया थोड़ी यार, वो तो सिर्फ रेमिटेंस है, मेर रेमिटेंस। और मेर रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं होता है, मेर रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं होता है बेटा, वो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है। देखो मेर रेमिटेंस टैक्सेबल हो सकता है अगर वो फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल हो जाए आपके ऊपर, मतलब इस पॉइंट में उलझिएगा मत। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मींस रिसीव फॉर द फर्स्ट टाइम, ये लिखा है बेटा इंडियन इनकम की डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से। इंडियन इनकम की डेफिनेशन में एक वर्ड था रिसीव्ड इन इंडिया, यहां पर उसी के बारे में लिखा है कि रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब है वो पैसा जो पहली बार इंडिया में मिला हो। अगर आपको मिला किसी और देश में, उसको बाद में आप इंडिया में लेके आओगे तो उसको रिसीव्ड इन इंडिया नहीं बोलेंगे। अगर वो आपका कमाया हुआ पैसा है तो वो फॉरेन इनकम कहला जाएगा। अरे रिसीव्ड इंडिया में भी नहीं है, अक्रूड इंडिया में भी नहीं है, तो जो रिसीव भी इंडिया में ना हो, अक्रूड भी इंडिया में ना हो, वो पता है कौन सी इनकम बन जाती है, फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम पे वैसे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन आपको पता है ना, वो जो अभी मैं आपको चार्ट बता रहा था उसके अकॉर्डिंग अगर टैक्सेबल आ रहा है तो आपको फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर मेर रेमिटेंस लिखा जरूर है, लेकिन ये बात गलत है, ये बात गलत है कि ये मेर रेमिटेंस है, ये मेर रेमिटेंस नहीं है बेटा। मेर रेमिटेंस क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूं, आप कंफ्यूज मत रहना। यहां पर मेर रेमिटेंस को आप कट कर दीजिएगा, आप इधर लिख दीजिएगा मेर रेमिटेंस मतलब क्या होता है, क्योंकि मेर रेमिटेंस भी एक कंसेप्ट तो है। मेर रेमिटेंस का मतलब होता है पास्ट इनकम, पास्ट मतलब पिछले सालों की इनकम। अगर पिछले सालों की इनकम है तो उसको अपन मेर रेमिटेंस बोलेंगे एंड इट इज नॉट टैक्सेबल। अब वो आपको पता है एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए कभी बोलेगा पास्ट टैक्स्ड इनकम, कभी बोलेगा पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, कभी बोलेगा एसेट्रा एसेट्रा, कुछ भी बोले वो। अगर बेटा वर्ड उसमें पास्ट आ गया तो इट इज इररिलेवेंट, एवरीथिंग इज इररिलेवेंट। अगर वर्ड पास्ट आ चुका है समझ जाना टैक्स नहीं लगने वाला, इट इज मेर रेमिटेंस। आप लोग बहुत सारे डाउट मुझसे पूछते हो, इसलिए मैंने इस चीज को कटवा दिया कि भाई मेर रेमिटेंस क्या होता है। सर मेर रेमिटेंस मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर वर्ड पास्ट आ गया, पास्ट मतलब पिछले सालों में कोई कमाया हुआ पैसा आप इंडिया में लेकर आओगे तो उसको मेर रेमिटेंस बोलेंगे।
अगर करंट ईयर में ही आपने कोई पैसा कमाया, आप उसको इंडिया में लेके आओगे तो उसको मेयर रेमिटेंस थोड़ी बोलेंगे। करंट ईयर में कोई पैसा आपने कमाया तो वो आपकी इनकम है। देखो, पिछला कमाया हुआ पैसा आपका मेयर रेमिटेंस हो सकता है, लेकिन करंट ईयर में कमाया हुआ पैसा आपकी इनकम बनकर रहेगा। अब इनकम में से वो इंडियन इनकम भी हो सकता है और वो फॉरेन इनकम भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन डेफिनेशन जो आपने पढ़ी। फॉरेन इनकम मींस एनी इनकम व्हिच इज नॉट एन इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम मतलब दो टाइप की इनकम, इधर रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। तो जो मेयर रेमिटेंस वाला जो पॉइंट है ना, ये यहां पर लिखा हुआ था, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज होते थे, तो मैंने इस पॉइंट को ही हटा दिया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मींस रिसीव फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इंडियन इनकम की डेफिनेशन के एक्सेप्शन के पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है। तो बेटा अब कुछ चीजें और आपको इनकम के बारे में पता होना चाहिए कि इनकम आपकी कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। कैश में मतलब आप पैसा फीस कैश में भी ले सकते हो, आप फीस के बदले में कोई सर्विसेज भी ले सकते हो, फीस के बदले में प्रॉपर्टीज भी ले सकते हो। इनकम आपकी लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है। इनकम टैक्स को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने लीगल तरीके से पैसा कमाया। अगर आप मर्डर करके, किडनैपिंग करके, फिरौती मांगकर, गलत तरीके से ड्रग्स बेचकर पैसा कमाओगे तो भी वो जो इलीगल पैसा है उस पर भी आपको क्या लगने वाला है, टैक्स। ज़्यादा ईमानदारी मत दिखाना, क्योंकि अगर आपने इलीगल इनकम पे टैक्स डिक्लेयर कर दिया तो कल अगले दिन आपके घर पे पुलिस भी आ जाएगी कि आपके पास इलीगल कुछ था। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, अब बेटा एक काम करेंगे, आखिरी सेक्शन अपना सेक्शन नंबर 9 आएगा, लेकिन सेक्शन नंबर 9 को अपन एक अलग चीज़ मानना है, इसलिए अपन पहले इतने पोर्शन को रिवाइज कर लें जो अभी अपन ने स्कोप ऑफ टोटल इनकम में डिसाइड किया। तो बेटा मैंने अभी आपके सामने बताया, सबसे पहले इंडिविजुअल एचएफ के बारे में मैंने आपको बताया। पर्सन 3 टाइप के, आरओआर, आरएनओआर, एनआर। इनकम भी 3 टाइप की, इंडियन इनकम, फॉरेन की ए वाली इनकम, फॉरेन की बी वाली इनकम। अच्छा, इंडियन इनकम नाम में लिखा है इंडियन इनकम मतलब टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। फॉरेन की ए वाली इनकम टैक्सेबल फॉर आरओआर, टैक्सेबल फॉर आरओएनओआर, बट नॉट टैक्सेबल फॉर एनआर, उसको क्यों ही फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी। फॉरेन की बी वाली इनकम टैक्सेबल फॉर आरओआर, क्योंकि उसको तो वैसे भी सारी इनकम टैक्सेबल होती है, लेकिन नॉट टैक्सेबल फॉर आरएनओआर, नॉट टैक्सेबल फॉर एनआर। तो इनकम के पर्सपेक्टिव से आपका आंसर ये रहेगा। अगर मैं आपसे पर्सन के पर्सपेक्टिव से पूछूं तो सबसे सुपीरियर पर्सन है आपका आरओआर। अगर आप आरओआर बन गए तो आपको इंडियन इनकम भी टैक्सेबल है, फॉरेन की ए भी टैक्सेबल है, फॉरेन की बी भी टैक्सेबल है। अगर आप आरएनओआर, अगर आप चलो एनआर पे आते हैं अपन डायरेक्टली, अगर आप एनआर बन गए तो सिर्फ एक इनकम पे आपको टैक्स लगने वाला है, इंडियन इनकम। अरे वो पर्सन इंडिया के बाहर का है, कुछ तो लिंक इंडिया में हो जब अपन उस पर टैक्स लगाएं। तो पर्सन भले ही इंडिया का बाहर का है, लेकिन अगर उसकी इनकम इंडियन इनकम है तो हम उस पर टैक्स लगा देंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आरएनओआर के लिए, तो आरएनओआर के केस में 2 इनकम टैक्सेबल होने वाली है। सबसे जो याद रखने वाला पॉइंट है वो आरएनओआर है। इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होने ही होने वाली है, साथ में कौन सी होने वाली है, फॉरेन की ए वाली इनकम। फिर मैंने आपको बताया इनकम कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है, इनकम लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है ना। मैंने आपको बताया इनकम, हाँ डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, फॉरेन इनकम मींस एनी इनकम विच इज नॉट एन इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम के बारे में मैंने आपको बताया था, ईदर रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया, ईदर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि टैक्सेबिलिटी ऑफ अदर एसएससी, मतलब वो लोग जो सिर्फ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में से कोई एक कैटेगरी में आएंगे, तो ऐसे लोगों के केस में अगर वो इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल, और अगर वो फॉरेन इनकम है तो रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, नॉन रेसिडेंट के लिए वो क्या होने वाली है, नॉट टैक्सेबल। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर पास्ट वर्ड यूज है एग्जाम में, अगर आपके क्वेश्चन में पास्ट वर्ड यूज है तो उसको आप मेयर रेमिटेंस बोलिएगा, लेकिन अगर पास्ट वर्ड यूज नहीं है तो बेटा ध्यान सुनना, पास्ट वर्ड यूज नहीं है तो वो जहां भी लिखा रहता है ना कि पैसा आपने कमाया यूएसए में, आप उसको इंडिया में लेके आ रहे हो, पास्ट नहीं लिखा है उस पर, मतलब करंट ईयर में ही आपने उसे यूएसए में कमाया और करंट ईयर में ही आप उसको इंडिया में लेके आ रहे हो, तो इंडिया में जो लेकर आ रहे हो उसको रिसीव्ड इन इंडिया तो नहीं बोलेंगे। कमाया भी यूएसए में है और रिसीव भी यूएसए में माना जाएगा, तो वो जो इनकम है इंडियन इनकम तो नहीं है, लेकिन वो इनकम फॉरेन इनकम आपकी बन जाएगी। और फॉरेन इनकम में ए या बी कोई भी आपकी इनकम हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी अपन ने अभी चार्ट डिस्कस करा था आपको टैक्सेबिलिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। इसके बाद सेक्शन 9, सर सेक्शन 9 का क्या रोल है बेटा, जो आपने अभी इंडियन इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें वर्ड क्या था, इधर रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया, साथ में 2 और वर्ड थे, इधर अक्रूड इन इंडिया के अलावा एक और वर्ड था डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। तो ये सेक्शन नंबर 9 आपको यही बताना है कि कब हम मान लेंगे डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। बेटा इस सेक्शन को पढ़ते टाइम एक छोटी सी चीज बस आपको पता होना चाहिए कि आपको एक छोटा सा लिंक बस लगाना है, अगर इतना सा भी लिंक इंडिया से मिल गया तो वो जो इनकम है पता है कौन सी बन जाएगी, इंडियन इनकम। अरे ये सरकार ने आपके ऊपर एक जाल फेंका है, सरकार पता है क्या कह रही है, कोई सी भी आपकी इनकम है उसको साले को हम कौन सी इनकम मान लेंगे, इंडियन इनकम। क्यों मान लेंगे, देखना कुछ ना कुछ लिंक इंडिया से होगा, जिसमें पहली चीज बोला जाती है, पहला पॉइंट इसके अंदर आता है, बहुत सारे क्लोजेज है, सब क्लोजेज है, आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ अगर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है तो सेक्शन 9 में तो बोल रहा हूँ, सेक्शन 9 भी नहीं ध्यान रखोगे तो चलेगा। तो पहला पॉइंट बोला जाता है इनकम अमाउंट आउटसाइड इंडिया, पैसा कमाया इंडिया के बाहर है, इनकम अमाउंट आउटसाइड इंडिया, पैसा कमाया इंडिया के बाहर है, लेकिन जिस पर्सन के थ्रू कमाया है वो पर्सन इंडिया के अंदर है। पैसा कमाया तो इंडिया के बाहर है, लेकिन जिस दलाल के थ्रू आपने पैसा कमाया वो दलाल कहां पर है, इंडिया के अंदर। तो ऐसी पर्सन, ध्यान सुनिएगा बेटा, पैसा भले इंडिया में के बाहर कमाया
लेकिन क्योंकि वो दलाल हमारा है तो इसलिए हम पता है उस इनकम को क्या बना देंगे, डीम टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया। और अगर कोई इनकम डीम टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया बन गई, इसका मतलब बेटा वो आपकी इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम है मतलब टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। इसके बाद एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड, देखिए चार्ट इसी में से निकल रहा है, तो इसी से रिलेटेड इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया। आपने पैसा कमाया इंडिया के बाहर है, लेकिन आपने जो पैसा कमाया है वो एनी प्रॉपर्टी और असेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। आपने पैसा कमाया भले इंडिया के बाहर है, लेकिन जिस असेट से कमाया, जिस सोर्स से कमाया, वो सोर्स इंडिया के अंदर है। अगर वो सोर्स इंडिया के अंदर है तो लिंक इंडिया से मिल गया। देखो पहले वाले केस में वो दलाल इंडिया का था, अभी वाले केस में वो जो असेट है, वो जो सोर्स है, वो इंडिया का है। अगर इतना सा भी बहाना मिल गया तो टैक्स तो लगा देंगे हम इसको डीम टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया मान लेंगे, और आपके लिए ये इनकम कौन सी इनकम बन जाएगी, इंडियन इनकम। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर वो इनकम इंडियन इनकम बन गई तो आरओआर को भी टैक्सेबल होने वाली है, आरएनओआर को भी टैक्सेबल होने वाली है, और पता है किसको भी टैक्सेबल होने वाली है, एनआर को। मतलब ये कंसेप्ट तो अपन पढ़ ही इसलिए रहे कि अगर कोई इनकम इसमें फंस गई तो वो आरओआर को भी टैक्सेबल होगी, आरएनओआर को भी टैक्सेबल होगी, साथ में किसको भी टैक्सेबल होगी, एनआर को। चलिए इसके बाद तीसरा पॉइंट अगेन इसी से निकलेगा, इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया, लेकिन जिस कैपिटल एसेट के ट्रांसफर करके आपने, आपको पता है ना कैपिटल गेन आपने पढ़ा हुआ है, कैपिटल गेन जब आप ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट करते हो कैपिटल गेन लगता है। तो आपने पैसा कमाया इंडिया के बाहर है, लेकिन जिस एसेट को, जिस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके पैसा कमाया वो एसेट इंडिया के अंदर है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मिस्टर पुतिन एक नॉन रेसिडेंट है, मिस्टर ट्रंप भी एक नॉन रेसिडेंट है। पुतिन ने ट्रंप को एक फ्लैट बेच दिया, लेकिन जो फ्लैट बेचा है वो फ्लैट इंडिया के अंदर है। एक बंगलो बेच दिया, वो जो बंगला बेचा है वो इंडिया के अंदर है। तो उस बंगलो को बेच के जो पैसा कमाया गया है वो पता है कहीं ना कहीं उसको हम मान लेंगे कि वो पैसा कहां कमाया गया है, डीम टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया, क्योंकि वो जो फ्लैट है वो इंडिया में है। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए इसके बाद बेटा सैलरी अर्नड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। आपने पैसा, बेटा ध्यान सुनना, आपने जिंदगी भर मेहनत करी, जिंदगी भर मेहनत करी और पैसा कमाया। इसके बाद बेटा आप रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद आप दुबई शिफ्ट हो गए हो। तो दुबई में आप शिफ्ट हो चुके हो, अब आपको दुबई में पेंशन मिल रही है। अरे वो जो पेंशन आपको दुबई में मिल रही है, क्या उस, एक चीज आंसर करिएगा, क्या उस पेंशन के मिलने की वजह इंडिया में सर्विसेज देना है? अरे कभी ना कभी आपने इंडिया में सर्विसेज दी थी जिसकी वजह से वो पेंशन आपको इंडिया के बाहर मिल रही है। अगर बेटा पेंशन भी सैलरी होती है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको पेंशन इस वजह से मिल रही है कि आपको ने कभी ना कभी सर्विसेज इंडिया में दी थी, तो वो जो इनकम है वो भी कौन सी इनकम मानी जाएगी, डीम टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया। इसके अलावा बच्चे ध्यान सुनिएगा, सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। आपको पता है हमारे जो एम्बेसी वाले लोग होते हैं, और ऐसे कई लोग होते हैं जो इंडिया के होते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के इशारों पर विदेशों में काम कर रहे होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, मतलब वो सरकारी एम्प्लॉई हैं और वो इंडिया के बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉरेन एम्बेसी में कोई हमारे जो लोग हैं वो सब इंडियन सिटीजन होते हैं बच्चे। तो सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, वो जो पर्सन है ना, वो जो एम्बेसी में बैठे हुए लोग हैं, वो पैसा कमा भी इंडिया के बाहर रहे हैं, वो पैसा कमा भी इंडिया के बाहर रहे हैं, क्योंकि वो जो मेहनत कर रहे हैं वो इंडिया के बाहर कर रहे हैं, उनको पैसा मिल भी इंडिया के बाहर रहा है, मतलब पैसा मिल भी इंडिया के बाहर रहा है, पैसा कमा भी इंडिया के बाहर रहे हैं, लेकिन पैसा पे करने वाली हमारी सरकार है। तो लिंक पता है क्या है, सरकार हमारी है। अरे इधर वाले केस में वो दलाल हमारा था, इस वाले केस में वो प्रॉपर्टी, वो असेट, वो सोर्स इंडिया में था, इस वाले केस में वो जो कैपिटल असेट है वो इंडिया में था, इस वाले केस में वो पेंशन मिलने की वजह इंडिया में सर्विसेज देना था, इस वाले केस में पैसा पे करने वाली सरकार हमारी है। ऐसी बेटा आखिरी पॉइंट भी है इसमें एक, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। माना इंडियन कंपनी डिविडेंड मिस्टर मास को पे कर रही है तो वो तो कोई बात ही नहीं होगी, लेकिन अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड किसी नॉन रेसिडेंट को पे करेगी, किसी फॉरेनर को पे करेगी, तो बच्चे ध्यान सुना, उसको भी हम क्या मान लेंगे, डीम टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया। सर क्यों मान लेंगे? बच्चे ध्यान सुनिएगा, पे करने वाली कंपनी तो हमारी है, माना आप फॉरेनर हो, लेकिन ये जो कंपनी पे कर रही है वो कंपनी कहाँ की है, इंडिया की, तो हम मान लेंगे डीम टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया। बेटा सरकार को आपके ऊपर टैक्स लगाने का बहाना चाहिए, और ये आपके ऊपर फेंका गया एक जाल है, सेक्शन 9 आपके ऊपर फेंका गया एक जाल है, क्योंकि अगर आपकी इनकम सेक्शन 9 के अंदर फॉल कर गई तो आप चाहे आरओआर हो, चाहे आरएनओआर हो, चाहे एनआर हो, सारे ही केस में क्या होने वाली है, टैक्सेबल। क्योंकि ये वाली जो इनकम है ये आपकी पता है ये आपकी कौन सी इनकम बनने वाली है, इंडियन इनकम। और क्योंकि ये इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम मतलब टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। सर कौन कौन सी इनकम आने वाली है सेक्शन 9 के अंदर? बेटा सबसे पहले पैसा कमाया इंडिया के बाहर है, लेकिन जिस बिजनेस कनेक्शन के थ्रू, जिस दलाल के थ्रू कमाया वो दलाल इंडिया के अंदर है, डीम टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया। सेकंड, पैसा कमाया इंडिया के बाहर है, लेकिन जिस असेट, जिस सोर्स से पैसा कमाया वो सोर्स इंडिया के अंदर है, वो असेट इंडिया के अंदर है, डीम टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया। पैसा कमाया इंडिया के बाहर है, लेकिन जिस कैपिटल असेट को ट्रांसफर करके वो पैसा कमाया गया है वो कैपिटल असेट इंडिया के अंदर है, डीम टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया। पेंशन मिल इंडिया के बाहर रही है, सैलरी मिल इंडिया के बाहर रही है, लेकिन जिस वजह से मिल रही है वो सर्विसेज कभी ना कभी इंडिया में दी थी, इसलिए डीम टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया। और बेटा इसके बाद सैलरी मिल रही है इंडियन सिटीजन को सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट से इंडिया के बाहर। अरे इंडियन सिटीजन जो एम्बेसी वगैरह में बैठे हुए लोग हैं उनको सैलरी मिल रही है हमारी सरकार से,
तो हमेशा पता है क्या माना जाएगा, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, क्योंकि देने वाली सरकार हमारी। अच्छा, इसके अलावा आखिरी पॉइंट, डिविडेंड पे किया जा रहा है हमारी कंपनी, इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रही है तो ऑलवेज डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। बेटा सारे ही केस में लिंक पता है क्या है, मैं आपको बता दूं। लिंक ये कि पहले वाले केस में बिजनेस कनेक्शन इंडिया में था, वो दलाल इंडिया में था। दूसरे वाले केस में असेट सोर्स इंडिया में था। तीसरे वाले केस में कैपिटल असेट इंडिया में था। इधर वाले केस में सर्विसेज इंडिया में थी। इधर वाले केस में सरकार इंडिया की है। इधर वाले केस में कंपनी इंडिया की है। कहीं ना कहीं छोटा सा भी बहाना मिल गया तो आपकी इनकम पे हम क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, कुछ खास पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अच्छे से, 3 केस हैं, आपको पता ही होंगे वैसे तो, मैं आपको वापस से बताना चाहूंगा। और पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं भाई, ये जो सेक्शन नंबर 9 है ना, इसके अंदर एक बहुत अच्छी ट्रिक है। और वो ट्रिक पता है क्या है, कभी भी अगर कोई पैसा हमारी सरकार पे करती है, देखो यहाँ पर तो सिर्फ सैलरी के बारे में बात हो रही थी, कभी भी कोई पैसा अगर हमारी सरकार पे कर रही तो ऑलवेज डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। मतलब सरकार एक हाथ से पैसा देगी और दूसरे हाथ से क्या मांगने वाली है, टैक्स। अगर सरकार पैसा दे रही है तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, और डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया का मतलब इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम मतलब टैक्सेबल, मतलब एक हाथ से पैसा देगी और दूसरे हाथ से क्या मांगने वाली है, टैक्स। और ये बिल्कुल ट्रू होल्ड करेगी ये कंडीशन। अब मैं आपके सामने कुछ 3 केसेस बताने वाला हूँ इंटरेस्ट से रिलेटेड, वो आपको बहुत अच्छे से पता होंगे, नहीं पता हो तो आपको अब पता होना चाहिए। तो बच्चे ध्यान सुनिएगा, पहला केस, ये जो पुतिन है और ये जो गवर्नमेंट है, पुतिन ने लोन दिया है गवर्नमेंट को। पुतिन ने लोन किसको दिया है, गवर्नमेंट को। तो बेटा ये जो गवर्नमेंट है, ये पता है पुतिन को क्या पे करेगी, क्योंकि पुतिन ने गवर्नमेंट को लोन दिया है तो गवर्नमेंट पुतिन को क्या पे करेगी, इंटरेस्ट। तो बच्चे ध्यान सुनना, गवर्नमेंट वाले केस में तो अभी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट वाले केस में विदाउट एनी कंडीशन बाय डिफॉल्ट आप मान लीजिएगा ऑलवेज डीम्ड, बिना कोई कंडीशन के आप मान लीजिएगा डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। मतलब हमारी सरकार एक हाथ से पैसा देगी, दूसरे हाथ से क्या मांगने वाली, टैक्स। तो गवर्नमेंट वाले केस में तो आप बिना कोई कंडीशन के कह दीजिएगा डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। इसका मतलब ये इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम है मतलब मिस्टर पुतिन, आपको पता है मिस्टर पुतिन कौन है, एक नॉन रेसिडेंट। ये जो मिस्टर पुतिन नॉन रेसिडेंट है, इनको ध्यान दीजिएगा बेटा, मिस्टर पुतिन नॉन रेसिडेंट को इनकम हो रही है इंटरेस्ट की, तो वो जो इनकम उनको इंटरेस्ट की अर्न हो रही है, उस इनकम पे इनको क्या लगने वाला है, टैक्स, क्योंकि हम उसको इंडियन इनकम बनाने वाले हैं। सेकंड केस ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो पहला केस मैंने आपके सामने ये दिया, सेकंड वाला केस देखिएगा, दिस वाज केस नंबर 1। केस नंबर 2, ये एक पर्सन है मिस्टर पुतिन और एक पर्सन है मिस्टर माज। मिस्टर माज मतलब मैं। अच्छा, पुतिन से आप लोग क्या समझते हैं, पुतिन से आप समझते हैं नॉन रेसिडेंट, और मिस्टर माज से आप समझते हैं रेसिडेंट। इस बार बेटा पुतिन ने लोन दिया मिस्टर माज को, पुतिन ने लोन दिया मिस्टर माज को, मिस्टर माज ने इंटरेस्ट दिया पुतिन को। सरकार बोल रही है अगर पुतिन ने लोन दिया है मिस्टर माज को, मतलब एक नॉन रेसिडेंट ने लोन दिया है रेसिडेंट को, और रेसिडेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है नॉन रेसिडेंट को। तो बच्चे ध्यान सुनिएगा, सरकार ने बोला अगर मिस्टर माज ने एक छोटी सी कंडीशन है, अगर मिस्टर माज ने पैसा यूज्ड इंडिया में करा है, यूज्ड इन इंडिया, वो जो लोन है अगर वो बेटा वो यूज्ड इंडिया में है, अगर वो लोन यूज्ड इंडिया में है तो आप उसको क्या मान लोगे, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। अगर वो यूज्ड इंडिया में है तो आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। अच्छा बच्चे ध्यान सुनना, सारे ही केस में टैक्स पुतिन को लगने वाला है। पहले केस में भी पुतिन को लगेगा, दूसरे केस में भी पुतिन को लगेगा, बस चेक करना है कि देने वाला कौन है इंटरेस्ट। अगर वो सरकार है तो विदाउट एनी कंडीशन डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। अगर वो पे करने वाला रेसिडेंट पर्सन है तो आपको ये चेक करना है क्या लोन इंडिया में यूज हो रहा है, अगर इंडिया में यूज हो रहा है तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। सर ऐसी क्यों कंडीशन है बेटा, अगर ये मिस्टर माज यूएसए के अंदर कोई बिजनेस करने के लिए मिस्टर पुतिन से लोन लिया होता तो हम उसको डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं बोलते, क्योंकि कोई भी लिंक उसका इंडिया से बैठ नहीं रहा है। केस नंबर 3 में अगेन बेटा यही पुतिन, इस बार पुतिन जो कि खुद एक नॉन रेसिडेंट है, इसने लोन दिया है ट्रंप को, जो कि अगेन पता है कौन है, एक नॉन रेसिडेंट। मतलब केस नंबर 1 गवर्नमेंट वाले केस के उससे आप याद रखना, केस नंबर 2 आप याद रखिएगा रेसिडेंट वाला केस, और केस 3 कैसे याद रखिएगा, नॉन रेसिडेंट वाला केस। तो यहां पर बच्चे मिस्टर पुतिन ने किसको लोन दिया, ट्रंप को, तो ट्रंप क्या पे करेगा, इंटरेस्ट। अब बेटा ट्रंप जब इंटरेस्ट पे करेगा, ध्यान दीजिएगा पुतिन ने लोन दिया है, ट्रंप क्या देने वाला है, इंटरेस्ट। अब सरकार पता है ट्रंप से क्या बोल रही है, सरकार बोल रही है कंडीशन, अगर ट्रंप ने लोन यूज इंडिया में किया है, यूज्ड इन पीडीबीपी इन इंडिया, अगर ट्रंप ने उस पैसे को इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन करने के लिए यूज किया है, यूज्ड इन पीडीबीपी इन इंडिया। फर्क देखिएगा, रेसिडेंट वाले केस में बोला था पैसा यूज कर लो, कहीं भी कर लो, मतलब सैलरी में यूज कर लो, आईएफओएस में यूज कर लो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन में यूज कर लो, पीडीबीपी में यूज कर लो, कहीं भी यूज करो, इनकम कमाने के लिए मत यूज करो, उड़ाने में यूज कर लो।
अगर पैसा यूज इंडिया में हो रहा है तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। लेकिन नॉन रेसिडेंट वाले केस में सरकार पता है क्या बोल रही है, यूज्ड इन पीडीपीपी इन इंडिया, मतलब यूज इंडिया में भी करना है और स्पेसिफिक जगह है जहां पर आपको यूज करना है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब अगर मिस्टर पुतिन से मिस्टर ट्रंप ने लोन लिया और लोन लेके इंडिया में कोई बिजनेस प्रोफेशन किया तो जो भी इंटरेस्ट वो पे करने वाले हैं उस पर पुतिन को क्या लगने वाला है, टैक्स। बेटा हम ये जो बात कर रहे हैं ना, ये सारी बातें हम कर रहे हैं इंटरेस्ट के बारे में कि इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो टोटल 3 केसेस हैं, नॉन रेसिडेंट वाले 3 केसेस हैं। एक गवर्नमेंट वाला केस है जिसमें विदाउट एनी कंडीशन टैक्स तो लगने ही वाला है ऑलवेज। सेकंड कंडीशन मिस्टर माज वाला केस, मिस्टर माज वाले केस में आप ध्यान रखना, अगर मिस्टर माज ने पैसा यूज इंडिया में किया है, अगर उन्होंने यूज इंडिया में किया है तो अपन उसको डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानेंगे, और डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया मतलब टैक्स लग जाएगा। अच्छा, तीसरा केस, मिस्टर पुतिन ने लोन किसको दिया है, मिस्टर ट्रंप, एक नॉन रेसिडेंट ने लोन दिया है दूसरे नॉन रेसिडेंट को, तो सरकार बोल रही है क्या चेक करिए क्या यूज पीडीपीपी में किया गया है इंडिया में। अगर इंडिया के अंदर पीडीपीपी के अंदर यूज किया गया है तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में 4-5 नंबर का एग्जैक्ट क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है। इसके अलावा बेटा इंटरेस्ट के बाद अब मैं बात करने वाला हूँ 2 और चीज़ों की, जो है रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। बहुत सिंपल है, अगर आप इंटरेस्ट समझ चुके हो तो आपको रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस तो बिल्कुल क्लियर ही होगी। रॉयल्टी बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिटर्न में आपको रॉयल्टी मिलती है, और एफटीएस फीस फॉर टेक्निकल सर्विस ये कुछ बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी है, जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट में आपने कंसल्टेंसी दी वगैरह वगैरह, ऐसे बड़े बड़े कंसल्टेंसीज। तो इसके बारे में टैक्सेबिलिटी डिसाइड करने के लिए 3 केस नहीं है, 2 केस हैं। केस नंबर 1 है बेटा गवर्नमेंट वाला केस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। गवर्नमेंट ने पुतिन ने कोई चीज़ गवर्नमेंट को यूज़ करने के लिए दी है, आईपीआर यूज़ करने के लिए दिया है, तो गवर्नमेंट पुतिन को पता है क्या पे करेगी, रॉयल्टी। और क्योंकि बेटा पे करने वाली गवर्नमेंट है तो मैंने आपको बताया था बिना दिमाग लगाए आप उसको हमेशा क्या मान सकते हो, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। मतलब ये जो रॉयल्टी हमारी सरकार पे कर रही है, ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस जो हमारी सरकार पे कर रही है, दोनों ही केस सेम है, मैं एक काम करूंगा एग्जांपल में रॉयल्टी लिखूंगा वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जो मैं रॉयल्टी के बारे में बताऊंगा एज इट इज वो अप्लाई हो जाएगा फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे। तो मिस्टर पुतिन ने आईपीआर यूज करने को दिया, आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब उनका कोई पेटेंट ट्रेडमार्क या उन्होंने कोई बुक वगैरह दी है, तो किसको दी है यूज करने को, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट उसके बदले में क्या पे कर रही है, रॉयल्टी। तो वो जो रॉयल्टी पे कर रही है वो मिस्टर पुतिन के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि पे करने वाली कौन है, गवर्नमेंट। सेकंड केस, केस नंबर 2 में मिस्टर पुतिन और यहां पर बेटा मिस्टर माज। अच्छा, माज के साथ यहां पर ट्रंप भी आ जाएंगे, क्योंकि सेम ही केस है, इसलिए ट्रंप को भी ले रहा हूं यहीं पर। इस बार बेटा मिस्टर पुतिन ने मिस्टर माज को आईपीआर यूज करने के लिए दिया, और मिस्टर माज और ट्रंप इनमें से जो भी है इन्होंने इनको रॉयल्टी पे की। अब सरकार पता है क्या बोल रही है, सरकार दोनों ही केस में एक ही बात बोल रही है, यूज्ड इन इंडिया। अगर वो चीज जिसकी रॉयल्टी पे की जा रही है अगर वो इंडिया में यूज की जा रही है तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। मतलब सेम ही कंडीशन है। अगर मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट और इसमें फर्क क्या है, तो बेटा इंटरेस्ट में 3 केस थे, क्योंकि मिस्टर माज वाला केस अलग था और ट्रंप वाला केस अलग था, लेकिन यहां पर रॉयल्टी और एफटीएस में जो मिस्टर माज वाला केस था और ट्रंप वाला केस है एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, इंटरेस्ट में वापस आते हैं। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। अच्छा, अगर मिस्टर माज इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कंडीशन पता है क्या थी, लोन इंडिया में यूज होना चाहिए, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। ट्रंप वाले केस में कंडीशन पता है क्या थी, लोन इंडिया में यूज होना चाहिए पीडीपीपी के अंदर, अगर ऐसा होगा तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। और बेटा ये जो रॉयल्टी और एफटीएस वाला है जिसमें मैंने आपको बताया केस नंबर 1 तो गवर्नमेंट वाला है, वो तो हमेशा ही होता है डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया। लेकिन केस नंबर 2 मिस्टर माज और ट्रंप वाला सेम ही है कि जिस चीज की रॉयल्टी पे की जा रही है वो इंडिया में यूज हो रही है, तो डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया। एक लास्ट कंसेप्ट जो मेरे को आपको इस चैप्टर के अंदर बताना है वो है आपका बिजनेस कनेक्शन। बेटा कोई भी सर बिजनेस कनेक्शन क्यों काम का है, बेटा अभी अपन पढ़ रहे थे इस चार्ट के अंदर, ये देखिए ये कि इनकम अर्न्ड आउटसाइड इंडिया थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। मतलब आपने पैसा कमाया तो इंडिया के बाहर है, लेकिन जिस बिजनेस कनेक्शन के थ्रू कमाया वो इंडिया के अंदर है। और बिजनेस कनेक्शन का लेमन मतलब होता है दलाल, लेकिन एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो देखिएगा। कोई भी पर्सन अगर आपके बिहाफ में 3 में से कोई भी एक काम कर दे, सर कौन कौन से 3 काम, बेटा ये 3 काम, हैबिचुअली कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट और हैबिचुअली प्ले प्रिंसिपल रोल। हैबिचुअली का मतलब होता है आदतन, बार बार। अगर आप किसी के बिहाफ पे, जैसे मान लीजिए बेटा यहां पर इमेजिन करिएगा पुतिन को, अगर आप पुतिन के बिहाफ पे हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करते हो या फिर हैबिचुअली प्रिंसिपल रोल प्ले करते हो इन कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सीधी सी बात है मिस्टर पुतिन थोड़ी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आता है, उसके बिहाफ पे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कौन करते हो, आप करते हो। अगर आप उसके बिहाफ पे आदतन बार बार ऐसा करते रहते हो, उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करते हो, तो आप उस पर्सन के क्या बन जाओगे, बिजनेस कनेक्शन। सेकंड चीज, हैबिचुअली मेंटेन इन इंडिया स्टॉक ऑफ गुड्स।
अगर आप नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन कर रहे हो इंडिया के अंदर, आप उसके बिहाफ पे इंडिया में गोडाउन वगैरह या स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, और जहां जहां उसके इशारे पर जब जब वो बोलता है, जिस जिसका वो बोलता है उसको आप डिलीवर करते हो, मतलब आप उसके लिए स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, और जैसे ही वो आपको इशारा देता है आप उस स्टॉक को जहां पर पहुंचाना होता है वहां पहुंचा देते हो, तो आप उसकी क्या बन जाओगे, बिजनेस कनेक्शन। बेटा सारी जगह पे एक वर्ड आ रहा है बार बार, हैबिचुअली। हैबिचुअली, हैबिचुअली मतलब बार बार, आदतन। अच्छा, तीसरी चीज, हैबिचुअली आप सिक्योर ऑर्डर करते हो इन इंडिया होली और मेनली फॉर सच नॉन रेसिडेंट। अगर आप ऑर्डर सिक्योर कर रहे हो, ऑर्डर सिक्योर करने का मतलब है काम लेके आना, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट लेके आ रहे हो, एपीटी में स्टूडेंट लेकर आना, ऑर्डर सिक्योर करना है। लेकिन किसी मिस्टर मास के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो क्लाइंट को लेकर आना, क्लाइंट को लेकर आना, ऑर्डर सिक्योर करना है। किसी बिल्डर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कंस्ट्रक्शन वाले के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका मिलना, उसके लिए ऑर्डर सिक्योर करना है। तो अगर आप नॉन रेसिडेंट के ब्याह पे इंडिया में ऑर्डर सिक्योर कर रहे हो, मतलब उसके लिए काम लेकर आ रहे हो, ऑर्डर ले रहे हो, तो मेनली और होली, मेनली और होली मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आप ऑर्डर सिक्योर कर रहे हैं, तो आप उसकी क्या बन जाओगे, बिजनेस कनेक्शन। मतलब कोई भी पर्सन अगर तीन में से एक भी काम कर लेवे तो वो क्या बन जाएगा, बिजनेस कनेक्शन, जिसमें पहला काम है हैबिचुअली ऑर्डर सिक्योर, सॉरी, कोई भी पर्सन तीन में से एक भी काम कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, बिजनेस कनेक्शन, जिसमें पहला काम है हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करना या फिर प्रिंसिपल रोल प्ले करना इन कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, हैबिचुअली ऑर्डर सिक्योर करना इन इंडिया, और जब जब वो बोले, जिसको वो बोले उसको डिलीवर करना। तीसरा काम, हैबिचुअली कोई भी पर्सन अगर आपके ब्याह पे तीन काम कर लेवे, नॉन रेसिडेंट के ब्याह पे तीन काम कर लेवे, तो वो क्या बन जाएगा, बिजनेस कनेक्शन, जिसमें पहला काम क्या है मैं आपको बता दूं, आप हैबिचुअली ऑर्डर सिक्योर कर रहे हो फॉर होली फॉर सच नॉन रेसिडेंट। आप हैबिचुअली, चलो सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे, कोई भी पर्सन अगर तीन काम कर लेवे नॉन रेसिडेंट के ब्याह पे तो वो क्या बन जाएगा, बिजनेस कनेक्शन, जिसमें पहला काम है हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट का कंक्लूड करना या फिर प्रिंसिपल रोल प्ले करना इन कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड काम है हैबिचुअली ऑर्डर सिक्योर करना, हैबिचुअली ऑर्डर सिक्योर करना सिर्फ और सिर्फ उस नॉन रेसिडेंट के लिए। और तीसरा काम है हैबिचुअली स्टॉक मेंटेन करना फॉर सच नॉन रेसिडेंट, और उसके इशारों पे आपको उसको डिलीवर करना होता है। तो अगर इन तीन में से कोई भी एक आप काम करोगे तो आप उसके क्या बनने वाले हो, बिजनेस कनेक्शन। अच्छा बच्चे ध्यान सुनिएगा, कभी भी कोई इंडिपेंडेंट एजेंट बिजनेस कनेक्शन नहीं बन पाएगा। इंडिपेंडेंट एजेंट बिजनेस कनेक्शन क्यों नहीं बन पाएगा, बेटा ध्यान सुनना, बिजनेस कनेक्शन मतलब होता है इशारों पे नाचता हुआ दलाल। बिजनेस कनेक्शन मतलब होता है आप नॉन रेसिडेंट के इशारों पे नाच रहे हो, वो बोला है उठ तो उठ जा, बैठ तो बैठ जा, नाच तो नाचना। तो बेटा ध्यान सुनना, अगर आप ऐसा कर रहे हो उसके बिहाफ पे, अगर आप डिपेंडेंट हो उस पर तो आप उसके बिजनेस कनेक्शन रहोगे। अगर आप इंडिपेंडेंट कोर्स पे वर्क कर रहे हो तो फिर आप कभी भी बिजनेस एजेंट, बिजनेस कनेक्शन नहीं कहलाओगे। अच्छा, एक इनडायरेक्ट बिजनेस कनेक्शन होता है जिसका मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। आप इस एग्जांपल को मत देखिएगा, आप इस एग्जांपल को मत देखिएगा। एक पर्सन है मिस्टर पुतिन, पुतिन मतलब नॉन रेसिडेंट, और पुतिन के जो एजेंट है, जो उनके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहे हैं वो है मिस्टर माज। तो आपको पता है यहाँ पर ये जो पुतिन है, यहाँ पर ये जो पुतिन है, पुतिन और मिस्टर माज, क्योंकि पुतिन के बिहाफ पे मिस्टर माज ऑर्डर सिक्योर कर रहे हैं हैबिचुअली, पुतिन के बिहाफ पे मिस्टर माज या तो ऑर्डर सिक्योर कर रहा है या फिर स्टॉक मेंटेन कर रहा है। चलो ऑर्डर सिक्योर वाले से रिलेटेड, मिस्टर माज किसके लिए ऑर्डर सिक्योर करते हैं, पुतिन के लिए। मिस्टर माज किसके लिए ऑर्डर सिक्योर करते हैं बेटा, पुतिन के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ पुतिन के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर मिस्टर माज पता है क्या बन जाएंगे, बिजनेस कनेक्शन। मतलब मिस्टर माज बिजनेस कनेक्शन बन जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं, मिस्टर पुतिन के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और पर्सन पिक्चर में आ जाते हैं, और वो जो पर्सन पिक्चर में आते हैं वो है ट्रंप। कौन पिक्चर में आ जाते हैं बेटा, ट्रंप पिक्चर में आ जाते हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रंप है अपना, अब मिस्टर माज और ट्रंप वाले केस में यहाँ पर ये जो अपने ट्रंप है, बच्चे ध्यान दीजिएगा, मिस्टर माज पुतिन के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर सिक्योर कर रहे हैं तो बिजनेस कनेक्शन है। मिस्टर माज अगर किसके लिए बेटा, अगर वो ट्रंप के लिए भी ऑर्डर सिक्योर कर लेवे तो भी वो बिजनेस कनेक्शन बन सकते हैं। लेकिन इधर बिजनेस कनेक्शन बनाने के लिए बेटा, ये वाला जब बिजनेस कनेक्शन बनेगा ना, ये वाला बिजनेस कनेक्शन इनडायरेक्टली होगा, इनडायरेक्टली। और ये इनडायरेक्टली वाला बिजनेस कनेक्शन बनाने के लिए आपको यहाँ पर बेटा कुछ चीजें हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, पुतिन ट्रंप को कंट्रोल करते हैं। आप है ना, इस एग्जाम्पल को ओवरराइट कर रहा हूं मैं, पुतिन ट्रंप को कंट्रोल करते हैं, या फिर ट्रंप पुतिन को कंट्रोल करते हैं, या फिर कोई मिसेस ट्रंप है जो पुतिन और ट्रंप दोनों को कंट्रोल करते हैं वगैरह। मतलब समझना बात को, एक बार वापस से सुन लो इस चीज को। मेरा और मिस्टर माज और मिस्टर पुतिन का तो डायरेक्ट बिजनेस कनेक्शन है, लेकिन मिस्टर माज और ट्रंप का भी इनडायरेक्ट बिजनेस कनेक्शन बन सकता है अगर पुतिन ट्रंप को कंट्रोल करते हो, या फिर ट्रंप पुतिन को कंट्रोल करते हो, या फिर कोई तीसरा पर्सन मिसेस ट्रंप पुतिन और ट्रंप दोनों को कंट्रोल करते हो। इसके बाद बेटा 4 एक्सेप्शन भी है बिजनेस कनेक्शन के, बस ये एक्सेप्शन हो देख लो, इसके बाद ये सेशन कंप्लीट हो रहा है आपका। फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन, मतलब 4 चीजें कभी भी बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी, जिसमें एक है परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। अगर आप नॉन रेसिडेंट के ब्याह पे सिर्फ सामान खरीद के उसको डिलीवर कर रहे हो तो उसको नहीं बोला जाएगा।
अभी सर आपने बताया था कि सामान खरीद के, बेटा सामान खरीद के आपने स्टोर करा था वो अलग चीज थी, डिलीवर करना अलग चीज है। आप सामान खरीद के सिर्फ और सिर्फ आप सामान उसके ब्याह पे खरीद रहे हो। देखो नॉन रेसिडेंट मिस्टर पुतिन इंडिया में सामान खरीदने आते, इसकी जगह उन्होंने आपसे बोल दिया कि सामान खरीद के रशिया भेज दो, तो आपने भेज दिया, तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं कहलाओगे आप। सेकंड, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। आपने किसी बाहर के न्यूज चैनल के लिए इंडिया में न्यूज कलेक्ट की है जिसको आप ट्रांसमिट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे पर्सन को भी बिजनेस कनेक्शन नहीं बोला जाएगा। शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, अगर आप सिनेमेटोग्राफिक फिल्म की शूटिंग कर रहे हो और वो जो नॉन रेसिडेंट है वो इंडिविजुअल है, और वो जो इंडिविजुअल है वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, या फिर वो एक पार्टनरशिप में जिसका कोई भी पार्टनर इंडिया का सिटीजन भी नहीं है, इंडिया का रेसिडेंट भी नहीं है, तो भैया ऐसे केस में भी बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। और चौथी चीज, डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड। डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड का मतलब होता है रॉ डायमंड। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद होना चाहिए। डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड मतलब रॉ डायमंड बाय अ फॉरेन कंपनी। ये डिस्प्ले कौन कर रहा है यार? फॉरेन कंपनी कर रहा है। सीए फाइनल में एक बार क्वेश्चन आया था, वहां पर फॉरेन कंपनी की जगह इंडियन कंपनी बोल दिया था, तो ये बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। क्या लिखा है? डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड बाय अ फॉरेन कंपनी इन अ स्पेशल जोन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब मोदी जी बोल रहे हैं भोपाल में आके डिस्प्ले करिए, तो आप भोपाल में आके डिस्प्ले करोगे, और करने वाली फॉरेन कंपनी होगी तो उसको अपन बिजनेस कनेक्शन नहीं बोलेंगे। मतलब 4 लोग बिजनेस कनेक्शन नहीं माने जाएंगे, जिसमें पहला पता है क्या है? परचेज ऑफ गुड इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। सेकंड है कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। तीसरा है शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, जहां पर बेटा वो जो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो सिटीजन नहीं है, और वो जो नॉन रेसिडेंट अगर पार्टनरशिप में तो उसका कोई भी पार्टनर इंडिया का सिटीजन, इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। फिर उसके बाद है डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड बाय फॉरेन कंपनी इन अ प्लेस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बार सेक्शन नंबर 9 1 मिनट के अंदर अपन इसको वापस से रिकैप करते हैं, उसके बाद अपन इसको कंक्लूड करेंगे। सेक्शन नंबर 9, बच्चे ध्यान सुनिएगा। इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया। आपने पैसा कमाया इंडिया के बाहर है, लेकिन जिस पर्सन के थ्रू कमाया वो बिजनेस कनेक्शन इंडिया के अंदर है। आपने पैसा कमाया इंडिया के बाहर है, लेकिन जिस असेट से कमाया, जिस सोर्स से कमाया वो असेट इंडिया के अंदर है, तो ऐसे पर्सन को अपन इसको अपन क्या मानेंगे? डीम टू बी अक्रूर राइज इन इंडिया। आपने पैसा कमाया इंडिया के बाहर है, लेकिन जिस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके आपने पैसा कमाया वो कैपिटल एसेट इंडिया के अंदर है, तो भी अपन क्या मानेंगे? डीम टू बी अक्रूर राइज इन इंडिया। आपने पैसा कमाया, आपको पेंशन मिल इंडिया के बाहर रही है, लेकिन आपको पेंशन मिलने की वजह इंडिया में सर्विसेज देना है, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे? डीम टू बी अक्रूर राइज इन इंडिया। अच्छा, आपको सैलरी पे करने वाली अगर इंडियन गवर्नमेंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट एक हाथ से कोई पैसा देगी, दूसरे हाथ से आपसे क्या मांगने वाली? टैक्स। डीम टू बी अक्रूर राइज इन इंडिया। अच्छा, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है इंडिया के बाहर, लेकिन वो डिविडेंड देने वाली कंपनी इंडियन कंपनी है, तो भी उसको क्या मानेंगे? डीम टू बी अक्रूर राइज इन इंडिया। इसके बाद इंटरेस्ट वाले 3 केस, जिसमें पहला केस गवर्नमेंट वाला ऑलवेज डीम टू बी अक्रूर राइज इन इंडिया। सेकंड रेसिडेंट वाला केस, मिस्टर माज वाला केस, जहां पर डीम टू बी अक्रूर राइज इन इंडिया मानेंगे इफ लोन इज यूज्ड इन इंडिया। तीसरा केस था इंटरेस्ट वाला नॉन रेसिडेंट वाला। नॉन रेसिडेंट वाले केस में अगर पैसा इंडिया के अंदर पीजीबीपी में यूज हुआ है तो डीम टू बी अक्रूर राइज इन इंडिया। इसके बाद फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी 2 केस है। गवर्नमेंट वाला केस ऑलवेज डीम टू बी अक्रूर राइज इन इंडिया। मिस्टर माज और ट्रंप वाला एक ही केस है, अगर पैसा इंडिया के अंदर यूज हुआ है, अगर वो रॉयल्टी या एफटीएस इंडिया के अंदर यूज हुई है तो डीम टू बी अक्रूर राइज इन इंडिया। इसके बाद बेटा बिजनेस कनेक्शन कौन होता है? अगर आप 3 में से कोई भी एक काम कर दो तो आप बिजनेस कनेक्शन बन जाओगे, जिसमें पहला काम है हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करना या फिर प्रिंसिपल रोल प्ले करना इन कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, हैबिचुअली ऑर्डर सिक्योर करना फॉर ओनली सच नॉन रेसिडेंट, लेकिन वो एक्सेप्शन जो इंडायरेक्ट कनेक्शन मैंने आपको अभी मिस्टर पुतिन और ट्रंप का अगर रिलेशन निकल जाता है कैसे भी, तो मैंने आपको जो बताया था वो ध्यान रखिएगा। तीसरा, हैबिचुअली स्टॉक मेंटेन करना फॉर सच नॉन रेसिडेंट। उसके इशारों पे नाच रहे हो आप, उसके लिए स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, जब जब जो वो बोल रहा है, जिसको वो बोल रहा है आप उसको डिलीवर कर रहे हो, तो आप उसके क्या बन जाओगे? बिजनेस कनेक्शन। कभी भी कोई इंडिपेंडेंट एजेंट बिजनेस कनेक्शन नहीं बन पाएगा, बच्चे ध्यान दीजिएगा। और 4 एक्सेप्शन है बिजनेस कनेक्शन के लास्ट, जिसमें पहला एक्सेप्शन है अगर आप सिर्फ सामान खरीद रहे हो, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं माने जाओगे। अगर आप न्यूज सिर्फ कलेक्ट कर रहे हो इंडिया में, इंडिया के बाद ट्रांसमिट करने के लिए, तो भी आप बिजनेस कनेक्शन नहीं माने जाओगे। अगर आप मूवी की शूटिंग इंडिया के अंदर कर रहे हो, आप नॉन रेसिडेंट हो, आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो, और आपकी जो पार्टनरशिप में अगर नॉन रेसिडेंट, तो आपका कोई भी पार्टनर इंडिया का सिटीजन, इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, तो उसको क्या माना जाएगा? बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। और डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड बाय अ फॉरेन कंपनी, मतलब करने वाली कौन? फॉरेन कंपनी। किस चीज का? अनकट एंड अनअसॉर्टेड मतलब रॉ डायमंड। और कहां किया जा रहा है? जहां पर मोदी जी बोला है इन अ प्लेस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। अगर आप उस जगह पे कर रहे हो तो आपको बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुश रहिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।